हफ्ते के आखिरी दिन और आखिरी घंटे का बचा है ट्रेड और बाजार है आज फिर से जबरदस्त एक्शन में। बेहद दमदार शुरुआत के बाद बहुत तेज गिरावट। जी हाँ, ये है अनएक्सपेक्टेड और अब बेहद अहम लेवल के करीब है। तो आखिरी 1.5 घंटे में कैसा रहेगा ट्रेड, क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी, क्या होगी आज की क्लोजिंग और इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में खरीदना है या बेचना है, रहेगा इस पर खास फोकस आखिरी 1.5 घंटे में। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ा मूड माहौल सर उतार चढ़ाव वाला होते हुए दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में भी हल्का प्रेशर है। बिल्कुल, थोड़ा प्रेशर वहां से आता हुआ दिखा है। थोड़ा प्रेशर इस लिहाज से भी कि एफआईज अभी भी खरीदारी के मूड में आए नहीं, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे दीप कि हाँ हालांकि इतना तेजी से गिरेंगे, इतनी तेज मुनाफा वसूली आएगी वैसा सोचा नहीं था, तो झटका थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा लगा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ एक दो मैसेज हैं जो बाजार आपको देने की कोशिश कर रहा है, वो हमें पढ़ना जरूरी है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले जल्दी से एक बार अब तक की बड़ी बातें देख ले। तेज मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी है। बाजार अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद 15,300 के पार निकलने के बाद लुढ़के हैं। निफ्टी इंटरडे में 15,336 का हाई बनाने के बाद 15,000 के बेहद करीब आया, लगभग 300 अंक ऊपर से नीचे। बैंक निफ्टी लगभग ऊपर से 1000 पॉइंट तक नीचे आता हुआ दिखा है। और डिविडेंड की उम्मीद में सरकारी कंपनियों में लगातार खरीदारी जारी है। हालांकि ये भी ऊपर से नीचे जरूर आए, लेकिन अब भी हरे निशान में बने रहने में कामयाब। बीपीसीएल, आईओसी, पीएफसी जैसे शेयर। डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़े फिसल कर सपाट होते हुए दिख रहे हैं। 100 अंक नीचे आए तो कोई खास बात नहीं, ऐसा नहीं कि वहाँ ज़्यादा समस्या है। यूरोप अभी माफ़ कीजिएगा, यूरोप अभी भी हरे निशान में बने रहने में कामयाब है। जी दी, अब तक इस हफ्ते का ट्रेंड सर यही रहा है, जो डिप आती है दिन में और फिर क्लोजिंग की तरफ अच्छी रिकवरी आती है। अभी देखो रिकवरी शुरू नहीं हुई है, पर क्या उसकी आशा रखनी चाहिए या फिर आज थोड़ा बदला मूड माहौल है? मुश्किल सवाल है, लेकिन हाँ उम्मीद रखनी चाहिए। और उम्मीद इसलिए भी रखनी चाहिए कि इंट्राडे में आपको एक मजबूत करेक्शन मिला है। लेकिन दीप, इतने दिनों में से लगातार जो 4-5 दिनों से आप ऊपर से गिरते हैं, जहाँ खुलते हैं एक बार टॉप बनाकर नीचे आते हैं, फिर मौका मिलता है, फिर वापस ऊपर आते हैं, उन सब में आज की गिरावट ज़्यादा खतरनाक ज़्यादा, मतलब वो एक तो ये चपतनी, ये थप्पड़ है। अच्छा फर्क समझ गए ना? समझ गए। हाँ, मतलब चपत तो हल्की ठीक है, थोड़ी देर में आप भूल जाएंगे। ये तगड़ा वाला थप्पड़ है एकदम, मतलब जो याद रहेगा, जिसमें हम मुंबई में कहते हैं कान के नीचे दूं क्या वाला, वैसा है। सो मतलब इसका मतलब ये है कि सुबह के मूड माहौल के साथ ऑल बायर सेटिस्फाइड, जिसको जो स्टॉक जिस भाव में चाहिए था सबको सब मिला। करेक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं, और लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि आज बायर्स ट्रैप हुए 100% ट्रैप हुए हैं, क्योंकि अगर बाजार को लाइफ हाई बनाना है, ऊपर जाना, तो आज से बढ़िया दिन आपको मिलता नहीं। करेक्ट। लेकिन आज जिस तरह की बिकवाली हुई, इससे ये लग रहा है कि ये पिछले 5-7 दिनों में एफआईज अगर बेच रहे हैं तो ऐसे ही नहीं बेच रहे हैं। उनके पास बहुत सारे शेयर है, उनका व्यू है कि हमें बेचना है, और आज के आंकड़े उस हिसाब आए। और हो सकता है कि आज के आंकड़े इन दिनों के सबसे खराब आए, क्योंकि आज है ना लेने वाले बहुत थे। जी, पहले तो एक ही एफआईज बेच रहे हैं, घरेलू फंड भी हाथ नहीं लगा रहे थे। अब घरेलू फंड ने भी हाथ लगाना शुरू किया, लाइफ टाइम आई पर आकर अब वापस ये भी खरीद रहे हैं। ऊपर से ट्रेडर्स तो आज पूरे कॉन्फिडेंस में आए थे। उस कॉन्फिडेंस में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। सुबह जिस तरह के संकेत लग भी रहा था कि हाँ मजबूत होने चाहिए। तो पॉइंट यही है कि आज जिस तरह की सप्लाई आई है, आखिर 1.5 घंटे में कितनी रिकवरी आएगी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक चीज जो कह सकते हैं आसानी से, जो आसान है कहना भी, हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे। तो 15,000 के आसपास बढ़िया मजबूत सपोर्ट है। ट्रेंड रिवर्सल वापस आपको चिंता तब करनी चाहिए जब आप 14,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, क्लोज होना शुरू करें। तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। 14,900 के नीचे बंद हो तो ही टेंशन है, तो आप 125-150 पॉइंट और झेल लीजिए, 200 पॉइंट और झेल लीजिए, कोई खास बात नहीं। तब तक आप अभी भी मजबूती के ट्रेंड में। ट्रेंड मजबूती से आपका न्यूट्रल साइड में 14,900 के नीचे की क्लोजिंग पर होगा। क्लियर कट है। बैंक निफ्टी, अफसोस इस बात का है कि जिस रेंज में पहुंचा, जिस रेंज का जिक्र हम हफ्ते भर से कर रहे थे कि वो रेंज प्रॉफिट बुकिंग की, बेचने की बहुत बढ़िया रेंज है, 36,400, 36,600 आज आई, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। उस समय तो खैर सर नहीं, उस समय का सवाल नहीं। देखिए, ये जो नई एनालिसिस हुआ तो नहीं हुआ। मतलब कभी कभी होता है कि हम भी भावनाओं में बेच जाते हैं, तभी मार्केट हमें सिखाता है। आज हमें भी ये सीखा कि देखो रेंज तो बहुत सही थी जहाँ बेचने की, कि हर मतलब इससे ज़्यादा आपके पास सबूत इतिहास से मिलेंगे नहीं कि 36,400, 36,600 की रेंज में कितनी बड़ी रुकावट है, और एग्जैक्टली वही 36,500 से वहीं से घुमाए। लेकिन वही है कि एक बिग अपॉर्चुनिटी मिस वाला डे है। नहीं तो कायदे से मेरी तरफ से एक शॉर्ट कॉल या फिर यूँ कहते हैं आपकी बेचने की राय या प्रॉफिट बुकिंग करने की राय आनी चाहिए थी, जो नहीं आई। ये तो नहीं गेज कर पाए, ये बात सही बात है।
बिल्कुल, तो थोड़ा मूड माहौल बिगड़ा है पिछले आधे एक घंटे में। देखते हैं यहाँ से रिकवरी आती है कि नहीं। इस हफ्ते का ट्रेंड तो रिकवरी का रहा है, पर आज जैसे अनिल जी कह रहे हैं थोड़ा शायद मूड माहौल अलग है। आइए आपको बता दें कौन से इवेंट्स हैं, कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से अहम इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज फरवरी रिटेल महंगाई दर और जनवरी आईआईपी के आंकड़े आने वाले हैं। साथ ही पीएफसी की डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है जिस पर नजर है। राइट्स की दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है और साथ ही आरवीएनएल का मैनेजमेंट नॉन डील रोड शो में हिस्सा लेगा, तो इस इवेंट पर भी फोकस रहेगा। सोमवार के दिन 15 मार्च फरवरी थोक महंगाई दर के आंकड़े आएंगे इस दिन। साथ ही गेल बोर्ड दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा। मिश्र धातु यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है। कई सारे डिविडेंड पर बोर्ड मीट आने वाले हफ्ते में होने वाली एक लंबी लिस्ट है और इसी के चलते रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट सबका यहाँ पर एक डिटेल्ड एनालिसिस और साथ ही उसे मेंशन करना काफी जरूरी हो जाता है। साथ ही क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड 1488 से 1490 यहाँ पर तय किया गया है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड 129 टू 130 है। गति की पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक सोमवार के दिन होती हुई दिखेगी। साथ ही एक्सक्लूसिव जी बिजनेस की जो हमने सबसे पहले आपको बताया था, आईबीसी के सस्पेंशन पर फैसला होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी और 15 मार्च के पहले ये खबर या ये सस्पेंशन पर फैसला आने की संभावना है। इस पर फोकस रहेगा। और अनिल सर, एक स्पेशल मेंशन चपत नहीं थप्पड़ है। हर रोज आप बाजार या सिचुएशंस को लेकर जो हैं, हर रोज मैं सोचती हूँ लेकिन आज अब मैं नहीं रह पाई। इतने अच्छे एग्जाम्पल्स कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं? पता नहीं है कहाँ से आया, मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, मैं आपने ये अच्छा पूछा। कई बार मुझे मैं खुद भी सोचता हूँ मैं कैसे बोल गया। दीप, एक्चुअली मुझे पता नहीं होता कहाँ से निकल जाता है, सीरियसली। मतलब मैं जब एनालिसिस भी करने बैठता हूँ तो डेटा लेकर बैठता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि डेटा के दम पर मैं बोलूँगा क्या जी। एक्सटेम्पो जो आ जाता है वो बोला। तो मानसिक कहाँ से निकला भगवान जाने। जैसे मैं वो पहले बोलता था कि इंसान हो या निफ्टी अंत में जाना, ऊपर वो भी कोई ऐसा नहीं कि सोच के बनाया हुआ डायलॉग के ऐसा डायलॉग आज बैठ के डायलॉग लिखते हैं, कोई 2-4 मारेंगे। ये निकल गया अपने आप। एक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स आप निकालिए। रियल लाइफ सिचुएशन से बन जाती है, तो मतलब वैसा है। तो ठीक है, चलो, आपको पसंद आया, थैंक यू जी। चलिए, अनिल जी की सीख आज नए आपने एक नया एग्जाम्पल सीखा। और ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे सर से और हमारे गेस्ट भी जुड़ने की तैयारी में। उससे पहले एक बार वरुण से भी जान लेते हैं कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आज एक्शन में। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले हमने जो आपको खबर बताई सूत्रों के हवाले से कि सरकार इथेनॉल को जो है वो अलग विकल्प, उसका जो ईंधन है उसको अलग विकल्प की तरह बनाने की प्रयास कर रही है। तो उसका इम्पैक्ट जितने भी इथेनॉल या फिर शुगर बेस्ड स्टॉक है उस पर देखने मिला। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से और एक खबर आई कि कॉनकॉर का जो प्राइवेटाइजेशन है उसके राह में और एक कदम सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। रेल मंत्रालय ने रेल लैंड लीजिंग फीस जो है उसकी पॉलिसी को मंजूरी दे दी और जल्द इसको कैबिनेट से भी अप्रूवल मिल जाएगा। इसके अलावा एक और हमने आपको खबर बताई, आरटी ड्रग्स के लिए एक बड़ी खबर थी और वो ये है कि घरेलू इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत मिली है। एक केमिकल है जिसपे 5 साल के लिए ड्यूटी जो है उसको लगाई गई है। तो ये इम्पैक्ट इस कंपनी पे देखने मिला। इसके अलावा श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस एनसीडी के जरिए 500 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है कंपनी। सोमानी सिरेमिक्स अंतरिम डिविडेंड के लिए 17 मार्च को बोर्ड बैठक करने वाला है। रैमको सीमेंट 3 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर चुका है और भारत डायनेमिक्स ने 6 रुपये 70 पैसे का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। और सबसे आखिरी में मैक्स वेल्थ यहाँ 26.5 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है। 206 रुपये 60 पैसे के दाम पे सौदा हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सारे खबरों पर जो आज बाजार खुलने के बाद इन सारे स्टॉक्स पर खबरें आई हैं। इन पर बढ़ते आगे और क्लोजिंग शो का पहला बिल्कुल विश्वेश जी तैयार है अपने इंतजार में। विश्वेश का विशेष। विश्वेश जी, क्या आपका विशेष कॉल बिकवाली की तरह है? जल्दी से आप बताएं क्योंकि इधर आशु जी बहुत तेजी से वार्म अप करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आशु जी से तेज दौड़ना है, तेजी की साइड भी और मंदी की साइड भी, क्योंकि आशु जी तो क्या है, वो तो स्विंग के सुल्तान है, वो तो घूम जाएंगे, हमें थोड़ा सा उनसे पहले होना पड़ता है। सही बात। तो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अनिल जी, आपको मैं ऐड करना चाहूंगा जो आप कह रहे थे। मुझे लग रहा है बहुत मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है सर बैंक निफ्टी में। 34,800 टूटने के बाद हम 2 से 3,000 पॉइंट का बिकवाली देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। मैंने लास्ट वीक भी यही कहा था, मंडे के शो में भी, ट्यूसडे भी, कि कॉशियस रहे यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है अगला जो ब्रेकडाउन आ रहा है वो आ रहा
रहा है बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो करीबन 3780 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। जिस हिसाब से स्टॉक ने पूरी ये जो रैली थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और आज एक छोटा सा बेरिश पैटर्न नीचे में तोड़ रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक मेजरली यहाँ से नीचे जा सकता है। तो करंट लेवल पे बिकवाली करे, 3850 का स्टॉप लॉस रखे और 3600, 3500, इनफैक्ट 3400 तक भी आ सकता है बजाज ऑटो। और मुझे लग रहा है अनिल जी बैंक निफ्टी दोनों में हैवी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कॉशियस रहे। इनफैक्ट सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी में सेल कॉल भी मैं इनिशिएट कर सकता हूँ। बताइए सर, तो क्या कॉल्स हैं बताएं? बजाज ऑटो का तो हो गया, इसके अलावा बैंक निफ्टी का भी? मेरे हिसाब से अनिल जी बैंक निफ्टी का 34,500 का थोड़ा आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। इनफैक्ट आप समझिए ये मंथली का मैं पुट ऑप्शन देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा कंसोलिडेशन है, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का कंसोलिडेशन है और आज जिस हिसाब से हम 36,500 से फेल हुए हैं, मुझे लग रहा है अनिल जी यहाँ पे 35,500 पॉइंट नीचे या 1000 पॉइंट नीचे का सस्ता पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। द रीजन आई एम सेइंग सस्ता पुट खरीदना चाहिए अनिल जी, क्योंकि मार्केट अगर गिरेगा तो दो चीज होगी, एक तो वॉलेटिलिटी फक्त होगी और दूसरा जो परसेंटेज गेन है वो बड़ा हो सकता है इस बार। तो मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन यहाँ पे खरीदना चाहिए। यहाँ पे जिस हिसाब से डेटा उभर के आ रहा है, मुझे लग रहा है 25 मार्च का जो मंथली एक्सपायरी है उसका जो हाईएस्ट पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट एनर्जी मुझे लग रहा है कि 36 और 34,000 के उसमें 35,000 का मंथली पुट ऑप्शन 620-600 रुपीज के आसपास मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए 35,000 का मंथली 25 मार्च का पुट ऑप्शन। और जिस हिसाब से मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये 1000 रुपये 1200 रुपये तक जा सकता है ओवरऑल मार्केट के मूव के हिसाब से। विश्वेश जी 35,000 या 34,500 कौन सा पुट है? दीपांशु 35,000 का पुट ऑप्शन खरीदना है यहाँ पे, क्योंकि मंथली ऑप्शन जो है 35,000 का रिलेटिवली चीपर लग रहा है मेरे हिसाब से, तो 35,000 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। ओके, और लेवल्स क्या रहेंगे एक बार फिर से बता दें विश्वेश जी? 35,000 का पुट ऑप्शन करीब 640 के आसपास मिल रहा है करंट रेट के हिसाब से। मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखे, 400 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखे और 1000 रुपीज और 1200 रुपये ये दो टारगेट के लिए मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एक विकल्प, 35,000 का पुट ऑप्शन खरीद लगते हैं। 35,000 वाला है? ओके, 35,000 वाला पुट 625 में लेना है और 400 का स्टॉप लॉस और 1000-1200 रुपये का टारगेट। ओके, ये है पूरे महीने वाले के लिए। अब क्या करें? ये तो सुबह सुबह आते ही मतलब शो की शुरुआत में आते ही विश्वेश जी ने तो माहौल बना दिया। बिगुल बनाया आशु सर के लिए। आगे निकल गए विश्वेश जी। आशु सर के लिए बिगुल, सिंह के सुल्तान आशु मैदान। आशु सर, पहले तो एक काम करना, पहले तो फ्रेश वाला कॉल बताओ जो नया वाला है। अपडेट में बाद में लूंगा। नया क्या करना है, या फिर कोई वो आपका एक्सपायरी का एक्सीडेंट टाइप हो तो वो बता दो पहले। ओके अनिल जी, मार्केट में सुबह 200 पॉइंट 150 पॉइंट खुला और कल परसों से अनिल जी मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ कि क्लाइंट्स ने ना आज सुबह बोला कि आप 2-3 दिन से बिल्कुल शांत है, कुछ ले नहीं रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये जो मार्केट है ना इतना मतलब डिस्कम्फर्टिंग है कि मुझे इस भाव पे ना कुछ भी नहीं लेना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो उन्होंने पूछा कि शॉर्ट करना है, मैंने कहा शायद नहीं। और सब कुछ नीचे, मैंने कहा, उन्होंने कहा नीचे मिलेगा, तो मैंने कहा 100% ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो 15,300 पे है जो नीचे नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था मेरा सबको, आज सारे क्लाइंट्स को, कि हर चीज नीचे मिलेगी। अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते, स्प्रेड नहीं बना सकते, तो आप जितना लाइट हो सकते हो जाओ, क्योंकि ये हर चीज नीचे मिलेगी। और अनिल जी अभी जो आपने बोला कि थप्पड़ पड़ा, इतनी उम्मीद नहीं थी कि अगले 3 घंटे में स्टेटमेंट इतनी ट्रू हो जाएगी। और अब अनिल जी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब देखा है, तो और मैं बिल्कुल विश्वेश के साथ हूं। तो अनिल जी एक तो निफ्टी का बियर स्प्रेड है, मैं वो आपसे शेयर करता हूं। और दूसरा अनिल जी जो आपने एक्सपायरी का एक्सीडेंट किया ना, वो एक्सीडेंट छोटा मोटा हो चुका है। मैं 2-3 दिन से अनिल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आइडेंटिफाई करके बैठा हूं कि अनिल जी ये एक शॉर्ट करना है और पीएसयू बैंक्स इस एक्सपायरी में नहीं परफॉर्म कर सकते हैं एंड पॉसिबली एक्सीडेंटल कैंडिडेट्स हैं। अनिल जी पॉसिबल बोल रहा हूं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत कॉन्फिडेंस था। उसका भी एक बियर स्प्रेड है अनिल जी, क्योंकि वो नीचे आ गया है, लेकिन उसके लिए भी बियर स्प्रेड है। अनिल जी जो एक्सपायरी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट वर्ड है वो मैं इसलिए यूज करता हूं अनिल जी। एक्सीडेंट होता है कि जब कोई, अब जैसे हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अनिल जी लॉन्ग कॉल चल रही है, हम बोलते
बोलते हैं कि नहीं है इन्वेस्टर के लिए अच्छा स्टॉक है, होल्ड करें 500 का। तो अनिल जी एक्सीडेंट जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही होता है, कभी वीक स्टॉक में नहीं होता। अनिल जी आपको अगर न्यूज आती है कि वो एक्सप्रेस वे पे एक हाईवे पे BMW की ट्रक से टक्कर हो गई, वही न्यूज आती है। 2 साइकिल वाले या 2 एक्टिवा वाले टकरा गए, वो कभी न्यूज नहीं बनती है। तो इसमें भी अनिल जी स्ट्रॉन्ग स्टॉक वो आइडेंटिफाई करना होता है जो बड़ा हो। तो अनिल जी एक तो निफ्टी में बीएस स्प्रेड है वो नोट कर लीजिए। 15,000 की पुट लेनी है अनिल जी वीकली एक, और 14,800 की 2 पुट बेचनी है। तो अनिल जी अब एज इज वेरियस बेसिस पे जब हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसी मारामारी नहीं है क्योंकि हमने स्प्रेड बनाना है, तो अगर मैंने 1 आध मिनट ले भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 180 के अराउंड अनिल जी 15,000 की पुट है, और 102 में 14,800 की पुट है। और अनिल जी अगर 1:2 करते हैं तो आपको अनिल जी सीधा 20 रुपए का क्रेडिट आपके पास आ जाता है। 20 रुपए का क्रेडिट मतलब अनिल जी 15,000 के ऊपर अगर निफ्टी रहती है तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, जो मार्जिन लगा 20 रुपए आ जाएंगे। और आपका अनलिमिटेड लॉस है अनिल जी 14,600 के नीचे, प्रिसाइजली 14,580 के नीचे। तो अनिल जी जो मेरा टारगेट है इस रेंज का, मार्केट रेंज में है 14,700 15,300, 14,700 और 15,300 की रेंज में अनिल जी। और इस रेंज में वॉलिटिलिटी बहुत रहेगी, बायस अभी भी नीचे है। मैं पिछले 3 बार से बीएस स्प्रेड दे चुका हूं और कंटिन्यू रखूंगा बीएस स्प्रेड में। उसका रीजन ये है कि अनिल जी इतनी अगर मार्केट रेंज में हो और अगर आईवीज हाई हो तो ये स्प्रेड के लिए बहुत सबसे बेनिफिशियल पोजीशन होती है कि हाई आईवीज में मार्केट रेंज में रहे और रेंज टूटे ना। अभी भी 14,000 टूटने का अनिल जी 14,700 टूटने का सिग्नल नहीं है, लेकिन अनिल जी स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, और मतलब इंडेक्स में डिस्ट्रीब्यूशन है जो दिख रही है कि अनिल जी आज भी आप अगर स्क्रीन पे बैठे हुए थे, मैं नहीं था, मतलब मैं मार्केट में तो नहीं था, लेकिन अनिल जी 200 पॉइंट खुलने के बाद भी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो लेने का मन करे कि भाग के नहीं यार ये बहुत ऊपर खुला, ये बहुत अच्छा है। तो ये साइंस तो अच्छे नहीं है। तो अनिल जी एक बीएस स्प्रेड बनाना है निफ्टी के अंदर, दूसरा बीएस स्प्रेड बनाना है अनिल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। अनिल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी टूट गया है ये, लेकिन अनिल जी अभी भी मैं बोलता हूं कि तो मैं आपको पहले बोला था, पहले नया वाला बता दो, आप आराम से बाद में एक्सप्लेन करना। वो जैसे तेजी में नहीं होता आशु जी, इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर, वैसे मंदी में भी होता है, शॉर्ट नाउ एंड क्या जस्टिफाई लेटर। अनिल जी मैंने हाँ अनिल जी वो अंग्रेजी में दूसरा होता है कि पहले गोली मारो फिर पूछो कि गलती क्या की। हाँ करेक्ट, हिंदी में होता है इसमें। करेक्ट। तो अनिल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेरा स्प्रेड है तो कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरीके का। अनिल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब तो इन द मनी पुट हो गई है, जो 388 का भाव था वो 379 फ्यूचर आ गया, लेकिन अनिल जी 390 की पुट लेनी है जिसका भाव है 19 साढ़े 19 रुपए। 390 की पुट लेनी है अनिल जी इन द मनी। इसके अगेंस्ट अनिल जी 370 की 2 बेचनी है जिसका भाव है 9 साढ़े 9 रुपए। तो अनिल जी ये जो स्प्रेड है आपका बीएस स्टेट बैंक का 390 370 1:2, इसकी कॉस्ट आएगी हम अनिल जी आपको 50 पैसे से 1 रुपए। 1 रुपए का मतलब अनिल जी 389 पे आपका स्टेट बैंक बिका हुआ है, और आप सेफ कहां तक हैं 350 तक। अनिल जी 350 से 390 की रेंज है जिसमें कहीं पे भी स्टेट बैंक बंद होता है आपको प्रॉफिट होगा। ऊपर का घर मुझे इस एक्सपायरी में नहीं दिखता, तो अनिल जी इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। 3,000 का लॉट है, सिर्फ 1 रुपए में बन रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अनिल जी जैसे विश्वेश ने भी बैंक निफ्टी की बात की, मैं 3 दिन से अनिल जी स्टेट बैंक आइडेंटिफाई करके बैठा हूं कि एक लेवल अगर नहीं क्रॉस करता और टाइड बुल सिंड्रोम इसमें दिख रहे हैं तो ये खराब हो सकता है। सो अनिल जी एक ये है, और एक और स्प्रेड है अनिल जी, अगर अभी तक आपने इस बारे में कुछ पूछना हो तो प्लीज। मैं बिल्कुल तीसरे स्प्रेड के लिए मैं आपके पास आता हूं, तब तक विश्वेश जी जो आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं पहले से, वो बहुत बेचैन हो रहे हैं। विश्वेश जी के लिए जल्दी से एक बिगुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी हमारे में कहा जाता है कि ट्रेड के टाइम बोलना कम और बटन ज्यादा दबाना चाहिए, तो आपके जोर से जा रहा है, मुझे लग रहा है जोर से। एक मिनट, जरा जिन लोगों ने मिस कर दिया, जरा विश्वेश जी वापस से एक बार आशीष जी को बताइए। अनिल जी हमारे यहाँ कहावत है कि ट्रेड के टाइम बोलना कम चाहिए और बटन दबाना चाहिए। तो आशीष जी बोल रहे तब तक तो मतलब यहाँ जबरदस्त। चलिए आप बोलिए कम, बटन जल्दी से दबाइए जी। जी देखिए अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन है और ये नीचे टूट रहा है। जो स्टॉक सबसे ज्यादा चले हैं
वहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो मेटल्स एज अ स्पेस मुझे लग रहा है बहुत जोर से वीक हो सकता है। तो हिंडाल्को करंटली 332 के आसपास चल रहा है। मुझे एनर्जी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत फेवरेबल है। 340 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है हिंडाल्को को बेचना चाहिए। देखिए ट्रेड मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, अभी मैं लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक ये है एनर्जी, इन सब के वीकली जो हायर टाइम फ्रेम ऑलरेडी सेल में है, अब डेली सेल में हूँ फिर भी नहीं गिर रहा है। अब आज की बिकवाली में आर्ली में भी टर्न हो गया, मल्टी टाइम फ्रेम पे सेम सिग्नल। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 34,800 और निफ्टी 14,800 तोड़ देता है तो मुझे लगता है जो हम करेक्शन की वेट कर रहे थे वो इवेंचुअली आना चाहिए। तो मुझे लगता है पकड़ पकड़ के वो स्टॉक को बेचना है जो स्टॉक अभी तक गिरे नहीं है और जो शैलो वॉल्यूम पे ऊपर गए। तो हिंडाल्को बेचिए 332 पे, 340 का स्टॉप लॉस, 325 और 300 रुपए के टारगेट के लिए हिंडाल्को को बेचने की सलाह है। ओके 325 तक के टारगेट के लिए हिंडाल्को में बिकवाली करनी है 340 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर राय बेचने की है। दोनों लगे हुए हैं कंपटीशन में, आशु जी और विश्वेश जी। बाकी सब एक्सपर्ट कह रहे हैं ठीक है, 2 आदमी काम कर रहे हैं, इनको करने दो, अपने क्यों दिमाग लगाना है बीच में, आराम से शांति से बैठे। दूसरा टारगेट सीधा 300 है विश्वेश जी, 325 के नीचे। देखिए अनिल जी, हिंडाल्को नहीं, टाटा स्टील ले लो या कोई भी मेटल का स्टॉक ले लो, सब में बहुत ही ब्यूटीफुल एक सेटअप होता है जिसको थर्ड डाइवर्जेंस बोलते हैं। इन सब में थर्ड डाइवर्जेंस है। जैसे ही इनके 20 डीएमए टूटेंगे, 20 डीएमए मतलब डेली एक्सपोनेंशियल एवरेज, तो बहुत जोर से मूवमेंट आएगा और मुझे लगता है मंडे को फॉलो अप सेलिंग भी आ सकती है। तो पहला टारगेट छोटा इसलिए दिया है मैंने क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत 20 डीएमए के आसपास है। अगर वो गया जो 320 के पुट ऑप्शन में हाईएस्ट हुआ है तो नेक्स्ट अनिल जी मुझे लगता है बहुत जोर से सेलिंग आ सकती है। तो बड़ा टारगेट, सेकंड टारगेट थोड़ा लंबा दिया हुआ है। ओके तो ये है आपके लिए राय इस वक्त हिंडाल्को पर बिकवाली करने की। अगला बिगुल फिर से आशु सर के लिए, और आशु सर कुछ टिप्पणी भी करना चाहते हैं, साथ में अपनी स्प्रेड भी देना चाहते हैं, उनके लिए बिगुल बताएं सर। अनिल जी, मैं विश्वेश की बात का जवाब इस तरह से देना चाहता हूं कि बात तो वो ठीक बोल रहा है, लेकिन अनिल जी जो एक प्रो ट्रेडर होता है, जो सेल्फ ट्रेडिंग होती है ना, उसके लिए तो है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे क्लाइंट्स को ट्रेड करवाना हो, डील करना हो, तो अनिल जी उनको ठीक से समझाना पड़ता है। तो शायद इसलिए थोड़ा सा बोलने की आदत हो गई है, क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर अनिल जी मेरा काम और मैं ट्रेडर हूं तो मैं जब से बटन दबाऊं और वो तो बिल्कुल वही करूं। और दूसरी चीज अनिल जी, मुझे टीवीएस मोटर हमने पिछले हफ्ते सेल दिया था अगेंस्ट एचसीएल टेक लॉन्ग के अगेंस्ट, और टीवीएस मोटर अनिल जी अभी भी सेल है। और अगर किसी ने लेके बेच के ले लिया है वापस तो अभी भी सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 610 का आप कर दे, नीचे करते जाएं ट्रेलिंग। और अगर टीवीएस मोटर शॉर्ट है नहीं है तो दोबारा करके टीवीएस मोटर में भी शॉर्ट कॉल है अनिल जी, वो कंटिन्यू रखना है, नहीं तो फ्रेश शॉर्ट भी कर सकते हैं। टीवीएस मोटर में भी अनिल जी मार्केट के साथ ऊपर में कोई स्ट्रेंथ नहीं आई, अगर गिरावट आएगी तो ये और नीचे जाएगा। और अनिल जी इसके अलावा एक और स्प्रेड है, और ये इंसिडेंटली बुल स्प्रेड है अनिल जी, अगर आप कहें तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। आंखें मसल के, कान पूरे अच्छी तरह से खोल के और बड़ी लंबी अच्छी चौड़ी मुस्कुराहट के साथ आपके इकलौते बुल स्प्रेड का स्वागत है। बताएं सर, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, बताइए। अनिल जी ये स्टॉक है भारती एयरटेल। ओके ये स्टॉक है भारती एयरटेल। ये अनिल जी इसमें काफी करेक्शन हो चुकी है। अच्छा इसमें काफी करेक्शन हो चुकी आशु है, जी, तो लोग अक्सर पता नहीं। आशु जी सुबह एक सवाल आया था, कोई हमारे एक दर्शक है, आशु जी सुबह एक सवाल आया था हमारे एक दर्शक के, नाम में भूल गया कुछ, तो अच्छा सा नाम था, मैं सुबह बोला भी था। उनका ये कहना था आइडिया और भारती क्या पीएसयूज में शामिल नहीं हो सकते हैं? अनिल जी देखिए, इस बार जो अनिल जी एक चीज हुई है ना, अगर आप देखें मार्केट इतनी स्मार्ट है अनिल जी, पीएसयूज दिखा के बाकी सारे स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो मतलब ये जो पीओसीयूज थे ना, कि अब लगने लग गया था कि पीएस भी चल गए तो सब कुछ चलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी इतना स्मार्टली मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूट किया, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही निकल के आती है, जैसा विश्वेश भी प्रेजेंट कर रहा है कि पीएसयूज दिखा के बाकी स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सो अनिल जी भारती में मुझे लगता है एक हद तक करेक्शन ओवर हो गई है, लेकिन अनिल जी भारती प्लेन वनीला नहीं लेना। 530 की एक कॉल लॉन्ग करनी है, 550 की 2 कॉल शॉर्ट करनी है। अनिल जी 530 550 का 1:2 का बुल स्प्रेड, कॉस्ट है 0 इसकी।
530 से 570 कहीं भी गया अनिल जी प्रॉफिट होगा, अगर नहीं गया तो आपका कुछ नहीं जाएगा। हाँ 8-10 दिन के लिए मार्जिन खराब हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मार्जिन की रिटर्न भी कुछ ना कुछ वैल्यू देके जाएगी। तो भारती इज द लोन बुल स्प्रेड ओनली थ्रू ऑप्शन अनिल जी भारती में, क्योंकि 515-20 रुपए पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पीछे भी लेके थोड़ा सा बढ़ा था और अभी भी मुझे लगता है कि बाकी मार्केट के चलते क्योंकि इसमें गिरावट पहले हो गई है तो हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक आए। उस बाउंस बैक के लिए अनिल जी भारती फिर कैविएट ओनली एंड ओनली थ्रू स्प्रेड, कोई प्लेन वनीला फ्यूचर नहीं लेना है क्योंकि मार्केट में कन्विक्शन नहीं है अनिल जी ऊपर की। अंडरस्टूड सर, तो लेना नहीं है, बट एक बार जरा स्ट्रैटेजी फिर से बताएंगे, स्प्रेड क्या दिया है आपने? भारती 530 के स्ट्राइक की एक कॉल लेनी है और 550 के स्ट्राइक की 2 कॉल बेचनी है। दीपांशु इस स्प्रेड में 1:2 में 0 कॉस्ट है, आपका कोई प्रीमियम नहीं लगेगा, सिर्फ मार्जिन लगेगा। क्लियर है, तो स्प्रेड है, बुल स्प्रेड है, बट जैसा आशु जी कह रहे हैं ऑप्शंस के जरिए अभी ट्रेड करिए क्योंकि थोड़ा उतार चढ़ाव वाला मामला इस पर है। बाजार है डेज लो पर और आशु जी और विश्वेश जी के बीच कंपटीशन चल रहा है कौन ज्यादा कॉल्स देगा। तो एक बिगुल, एक और बिगुल विश्वेश जी के लिए। थोड़ी देर दोनों का ऑडियो म्यूट किया जाएगा फिर पूरे किरण जी की तरह। हाँ, ऐसा लग रहा है आज तो इसकी जरूरत आ रही है। बताए विश्वेश जी। अनिल जी देखिए ऑन एयर है और मेरे हिसाब से अभी मंदी शुरू हुई है, स्क्रीन पे हो रही है तो मौका मिल रहा है, इसीलिए शायद अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है। तो अगला जो शॉर्ट कॉल है वो है वोल्टास पे, 1050 के आसपास चल रहा है, 1055 तक का पुल बैक है। मुझे लग रहा है वोल्टास भी एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही एक्सटेंडेड स्ट्रेच रैली हो चुकी है और बहुत बड़े डाइवर्जेंसीज है। अगर मार्केट जाता है 200-300-400 पॉइंट निफ्टी यहाँ से जाता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में एक हेड एंड शोल्डर है और राइट शोल्डर पे ट्रायंगल बना है। तो रिस्क रिवॉर्ड अनिल जी बहुत ही फेवरेबल है शॉर्ट टर्म में। इनफैक्ट अभी मैं आशु जी को सुन रहा था, वो बोल रहे कि मार्केट समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मार्केट समझ आना चाहिए क्योंकि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन है और सपोर्ट टूटे तो जाएगा। तो करना यह है कि आपको जैसी शक्ति वैसी भक्ति, जितना समझ में आता है उतना रिस्क लेना है। किसी को पुट या किसी को फ्यूचर, जितने लॉट अफोर्ड कर सकते हो उतने ही। अभी 1050 का रेट चल रहा है और अगर 1080 का स्टॉप लॉस होता है, 40,000 का स्टॉप लॉस होता है, विच इज 40 रुपीज ऑफ रिस्क। आपको समझता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हो क्योंकि अगर ये गया तो बड़ा मुंह आएगा। तो नीचे में मेरे टारगेट जो वोल्टास के ऊपर है 1020,000 और 980, तो ऑलमोस्ट 70 रुपीज के टारगेट ऑन द डाउन साइड इन वोल्टास है करंट लेवल से शॉर्ट पे। अच्छा, ये इसको जरा अच्छे से समझाइए। वोल्टास तो हमारे समझ में आ गया, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। क्या जितनी शक्ति उतनी भक्ति, क्या ये क्या फॉर्मूला था सर? अनिल जी एक्चुअली ट्रेडिंग में ये कहा जाता है कि आप जितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो उतनी पोजीशन लेनी चाहिए। तो हमारे यहाँ इनफैक्ट सबके यहाँ ऐसा कहता है कि भक्ति आप अपनी शक्ति के हिसाब से करो। मतलब कोई राजा है तो वो बड़े बड़े यज्ञ भी करवाएगा, कोई अगर रंक है तो मेरे हिसाब से दिल से भगवान को प्रणाम कर ले तो भी अपने आप में बड़ी बात होती है। तो अगर आपके पास वोल्टास है और अगर आपको लगता है कि थोड़ा नीचे आ सकता है, आप शॉर्ट नहीं कर सकते तो अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो फ्यूचर कर सकते हो, कुछ नहीं तो आप 1050 का पुट ले सकते हो। तो जितना समझ में जिसको आया उतना ही तो मेरे हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। बट ओवरऑल अगर मार्केट में 14,800 यहाँ पे 34,800 टूटता है तो जो बिकवाली होगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा है, तो उस सूरत में ये जो एक्सटेंडेड डाइवर्जेंट स्टॉक है वो गिर सकते हैं। तो थोड़ा सा एग्रेसिव साउंड हो रहूंगा, लेकिन टू मेक इट अ लिटिल मेलो, मुझे लगता है कि रिस्क अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले। तो जो आशु जी ने कहा मैं उससे कंकर करता हूँ। स्प्रेड बनाइए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो 1050,000 का 1:1 पुट स्प्रेड बना के खड़े रहिए। मुझे कहने का मतलब क्या है? एक मिनट, इसमें मुझे बहुत गहरा ऑब्जेक्शन है आशु जी के बिहाफ पे। आपके कहने का मतलब क्या है? आशु जी इसलिए स्प्रेड बनाते, कुछ समझ में ना आए तो स्प्रेड बनाइए, इसका मतलब क्या है? साढ़े 3 के बाद मस्ती की पाठशाला से बना दिया आपने। चलिए ठीक है। आशु जी तो सोच समझ के बनाते हैं, ये मुझे पता है। आशु जी तो स्प्रेड जो भी बनाते हैं या तो जीरो कॉस्ट पे बनाएंगे या आशु जी बनाएंगे कहीं कहीं उनको पैसा आ रहा होता।
बाकी वैसे ऑब्जर्वेशन विश्वेश जी का अच्छा है, स्प्रेड आशीष जी के अच्छा है जी। बिल्कुल, तो रिस्क अनुसार बनाए, बट भरपूर अपॉर्चुनिटीज है। गिरते हुए बाजार में आप देख रहे हैं ढेरों स्टॉक्स प्रेशर में आ रहे हैं। आइए किरण जी भी हमारे साथ हैं, एक बार किरण जी से भी राय लेते हैं क्या चल रहा है बाजार में इस समय। और किरण जी, जिस तरह से बैंक्स में सेलिंग आ रही है, क्या व्यू बन रहा है सर? एक्सिस बैंक ने अच्छी तरह होल्ड आउट करा था, पर अब गिरावट में ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये गिरावट लीड करेगा या फिर रिलेटिवली स्टेबल दिखेगा? क्या व्यू है 750 पर एक्सिस बैंक पर सर? वेरी गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेरा मानना है कि एक्सिस बैंक एक अंडर परफॉर्मर था। ये पूरी रैली में इसने अंडर परफॉर्म किया है। तो अगर मार्केट ये 15,000 के लेवल्स तोड़ देता है, 14,900 निफ्टी निकल जाता है, तो मेरा मानना है कि इधर काफी अच्छी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। अभी के लिए 745 एक अच्छा राइजिंग ट्रेंड लाइन वैल्यू है, सपोर्ट है। अगर ये निकल जाता है तो मेरा मानना है कि 720 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं 750 कितना अहम सपोर्ट रहता है, बट प्रेशर बनते हुए दिख रहा है बैंक्स पर इस समय। और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट की गिरावट, 15,000 बाजार होल्ड करने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो एक अटेम्प्ट है इस लेवल को होल्ड करने का, लगातार नीचे आकर सपोर्ट ले रहा है वहां पर सर। थोड़ा देखते हैं ये किस तरह से मूवमेंट यहाँ पर दिखाता है। 14,875, 14,950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आया, एकदम सपोर्ट जोन पे आया, अभी तो रुका है। आई थिंक 14,875, 14,950 शॉर्ट काटने की जगह इंट्राडे में अगर किसी ने कोई शुरू है जिन्होंने सुबह सुबह कर दिया है कांड, तो वो कर सकते हैं। मतलब ये काटने की जगह आ रही है एक्चुअली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो पक्के तौर पर। स्ट्रैटेजी ले ले सर। बस 2 मिनट देते, फिनिशिंग टच देता हूँ, तब तक सेठी साहब को फोन फ्रेंड कर लें। बिल्कुल, सेठी साहब का इंतजार है, सेठी साहब ज्वाइन करेंगे, फिर जानेंगे उनसे क्या व्यू बन रहा है इस समय बाजार में। कुछ स्टॉक्स हैं सर जो होल्ड आउट कर रहे हैं। एक सीमेंस पर राय लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी, सुबह भी बात कर रहे थे सीमेंस पर, शुभम जी भी आज कॉल देकर गए हैं और वीक बाजार में होल्ड आउट करा है, हालांकि अभी वीकनेस दिखा रहा है। क्या व्यू बनता है इस काउंटर पर? मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस होल्ड करें। अभी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है मार्केट के साथ, बट ओवरऑल मूव ऊपर का ही देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का नीचे में 1850 1900 के आसपास सपोर्ट भी बन रहा है, और जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक कोई बड़ा गिरावट आएगा भी नहीं। ऊपर में 1950 2000 ये लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं, और 2000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए सीमेंस में खरीदारी करने की। अभी भी हरे निशान में, आज अभी तो जो हरे निशान में वही उनका अचीवमेंट है लाइफ में, है ना। आइए, ऐसे में हमारा भी एक अचीवमेंट है। पूछिए क्या? सेठी साहब को फोन लाइन पे ले लिया। सेठी साहब नोटा भी इस्तेमाल कर सकते थे कि आज नहीं दूंगा, लेकिन सेठी साहब आ गए, ये हमारा अचीवमेंट, और आ गए तो कुछ न कुछ खरीदवा के जाएंगे, शॉर्ट तो करते नहीं है। तो आइए सेठी साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। सेठी साहब स्वागत है आपका। एक तो धन्यवाद कि आपने फोन उठा लिया। उसके बाद दूसरा धन्यवाद आपने हाँ भी कर ली, और तीसरा धन्यवाद आपकी कॉल्स देने के बाद मैं आपको दे दूंगा। तो सब ठीक है सर? हाँ बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल ठीक है। और वैसे अनिल जी, कॉल तो मैं उठाता ही हूँ, कॉल नहीं उठाने का कोई काम नहीं है। नहीं, ठीक बात है। बताए सर, क्या आज की कमजोरी में खरीदारी करना है? हाँ बिल्कुल, देखिए अनिल जी, बाजार में तो बहुत ही एक जबरदस्त गिरावट आई है। जो सुबह 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुला, वहां से अब हम 200 पॉइंट निफ्टी में माइनस में ट्रेड कर रहे हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता ट्रेंड में अभी भी बहुत बड़ा कोई बदलाव है। मतलब कोई जिस तरह का बाजार अभी लग रहा है, इस तरह से दिख रहा है जैसे कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया हो, तो मैंने चेक किया तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है ये हो सकता है शाम को हम देखें बॉन्ड यील्ड थोड़ी बढ़ गई होगी, FIIs ने अपने हाथ खींचे होंगे, तो ये सब जरूर हो सकता है। बट यहाँ पे अनिल जी, जो फोकस अपना नहीं हटाना, वो ऐसे स्टॉक्स पे जहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छी पॉजिटिव न्यूज फ्लो आनी है, जो कि सुबह भी आने वाली थी और अब दोपहर को भी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि स्टॉक प्राइसेस वहां से 3-4-5% घट गए। जो सुबह आप जिस भाव में लेने को इच्छुक थे, उससे 4-5% नीचे भी आपको मिल रहे हैं। अब मुझे लगता है इस तरह की अपॉर्चुनिटी पे बिल्कुल आज खरीदारी करने की सलाह है, एंड होपफुली वी विल रिकवर ऑन मंडे, और फिर ये स्टॉक कमाल करेंगे। ऐसा सोच कैसे लेते हो आप? यही बड़ी बात है एकदम, कि जो स्टॉक सुबह ऊपर के दाम में लेने को तैयार थे, अब वो नीचे के दाम में मिले, ले लो। यहाँ तो मैक्सिमम लोग तो ये सोच रहे हैं कि कैसे बेचे, कब बेचे, क्या बेचे। बट बढ़िया है, ऐसे टाइम पे ही आपके कॉन्फिडेंस की और आपकी कॉल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि नीचे के दाम पर अच्छे स्टॉक्स ले पाएँ। बताएं सेठी साहब, पहला स्टॉक आज का। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है वो शायद सुबह आपने भी जिक्र किया था, BPCL है अनिल जी। देखिए, BPCL में परसों जब बाजार बंद हुए, उसके बाद उन्होंने नोटिस टांगी की, एक्सचेंजेस को नोटिफाई किया कि 16 तारीख को, मतलब
मंगलवार को डिविडेंड अनाउंस करेंगे। जिस तरह से सरकार का हमने एक्शन देखे हैं कि हर कंपनी से जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिविडेंड है वो ले रही है, और अभी तो बीपीसीएल ने अपने ट्रेजरी के शेयर बेच के अच्छी खासी रकम जुटाई है। इसके पहले नुमलीगढ़ रिफाइनरी में स्टेक बेच के भी करीबन 9-10 हजार करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये मंगलवार को एक दमदार डिविडेंड, जो कि एक स्पेशल डिविडेंड की कैटेगरी होनी चाहिए, मतलब उस दिन मंडे की क्लोज पे 5% का एटलीस्ट डिविडेंड, तो 35-40 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जो सुबह भी वो खबर थी अभी भी वो इंटैक्ट है, और ये बाजार टूटने से वो खबर में कोई बदलाव नहीं होगा। और ये स्टॉक जो सुबह 460 में भी लोग इच्छुक थे लेने को, अब 445-46 में मिल रहा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली खरीदना चाहिए। बाजार में रिस्क इसमें बिल्कुल कम है, और अगर बाजार में बाउंस बैक होगा तो ये स्टॉक मुझे लगता है, और वैसे भी देखिए दमदार कंपनी है और आपके डाइवेस्टमेंट का सबसे प्राइम कैंडिडेट है, और जिस तरह से सरकार लगी हुई है, मुझे लगता है ये कोई औने पौने दाम में डाइवेस्टमेंट होने वाला नहीं है। इसका स्ट्रेटेजिक सेल होगा इसका, तो मुझे लगता है एक अच्छे वैल्यूएशन पे होगा। तो बीपीसीएल में ये जो 445-46 के लेवल पे फ्यूचर्स ही खरीदना है, बिकॉज मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि जो स्पेशल डिविडेंड होगा वो फ्यूचर वाले को भी, जो ट्रेडर्स है उनको भी उसका क्रेडिट मिलेगा। इस स्टॉक को खरीदना है 480 के टारगेट के लिए, 435 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 435 का स्टॉप लॉस और 480 का टारगेट, ये लेवल्स कैश के दे रहे हैं फ्यूचर्स के आप? फ्यूचर्स अनिल जी, मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो डिविडेंड होगा वो स्पेशल डिविडेंड इन द सेंस 5% ऑफ द क्लोजिंग प्राइस से ऊपर का होगा, मतलब 22.5-25 रुपए भी आते हैं तो एंटाइटलमेंट होगा फ्यूचर ट्रेडर्स को। मुझे लगता है उस तरह का डिविडेंड तो डेफिनेटली आएगा, बट आई एम होपफुल कि ये 35-40 रुपए का डिविडेंड आ सकता है, बिकॉज सरकार जितनी भी कंपनियों से जो मैक्सिमम पॉसिबल डिविडेंड था वो एक्सेप्ट करी गई है, तो देयर इज नो रीजन व्हाई बीपीसीएल वुड नॉट गिव हेफ्टी डिविडेंड दिस टाइम। कैश और फ्यूचर में डिफरेंस क्यों चल रहा है सेठी साहब? नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। अब बाजार में कई लोगों की ऐसे व्यू होगा कि ये डिविडेंड 5-6 रुपए का होगा, और उस हिसाब से डिविडेंड, तो दोनों तरह के लोगों की करेक्ट थिंकिंग है। तो उस लिहाज से जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ 5-6 रुपए का डिविडेंड आएगा तो 5-6 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, बट मेरा मानना है कि 5-6 रुपए का डिविडेंड नहीं होगा, ये डिविडेंड बड़ा ही होना चाहिए। तो अब देखते हैं, लेट अस सी। ना बड़ा आएगा, चिंता ना करें, बिल्कुल भी ठीक बात है। और अभी नहीं आएगा तो आगे पीछे आ जाएगा, वो कोई खास बात नहीं, क्योंकि आना तो बड़ा ही है डिविडेंड, इसमें कोई डाउट नहीं। ट्रेजरी शेयर बेचे हुए और निमालीगढ़ दोनों, पैसा तो सबके सामने कैलकुलेशन, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, हमने तो गिन के आपको बता ही दिया। अब आज आता है, कल आता है, अभी आता है, थोड़ा बाद में आता है, लेना तो है ही सरकार को, आ जाएगा, सिंपल चीज़ है। 480 का रखिए टारगेट, बीपीसीएल में करिए खरीदारी। ये राइस सेठी साहब की। सेठी साहब दूसरा स्टॉक भी बता ही दो ना। दूसरा स्टॉक भी वही है अनिल जी, एक तो पीएसयू स्टॉक है, अगेन ये भी न्यूज फ्लो बेस्ड है। आज ही इसकी मीटिंग है डिविडेंड के लिए, पीएफसी। सुबह अनिल जी मैंने आपको सुना, आप भी उम्मीद कर रहे हो कि 9.5 से 12 रुपए तक का डिविडेंड आएगा इसमें। राइट, पिछले साल इस कंपनी ने 9.5 रुपए का डिविडेंड दिया, और जिस तरह का डिविडेंड आरईसी ने हाल ही में डिक्लेयर किया है, इंटरम डिविडेंड 6 रुपए का था, 5 रुपया कल परसों दिया, 11 रुपए का डिविडेंड जो कि लास्ट ईयर के बराबर का था, तो कोई कारण नहीं बनता कि इसका डिविडेंड 9.5-10 रुपए से कम होगा। मुझे लगता है 10 से 12 रुपए के बीच का डिविडेंड आना चाहिए, और वो डिविडेंड आता तो वो भी एफएनओ वाले जो होल्डर है उनको भी उस एंटाइटलमेंट होगा, बिकॉज 136, 35, 36 पे स्टॉक ट्रेड करता है। सुबह 140 के लेवल पे भी लोग खरीदने को इच्छुक थे, अब 135 में मुझे लगता है डेफिनेटली खरीदना चाहिए। बाजार में कोई हल्का सा भी बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक में एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। और देखिए, इतने मार्केट वाले बाजार में दोनों स्टॉक अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गए हैं, विच इन इटसेल्फ शोज कि दीज स्टॉक्स आर स्ट्रांग, और आज के इस खराब माहौल में मुझे लगता है खरीदारी करने का अच्छा मौका है इन दोनों स्टॉक्स में। बिल्कुल, तो ये है पीएफसी में भी खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। और वैसे 140 रुपये का पहला टारगेट तो हमारा फ्यूचर्स का आज सुबह का हासिल हुआ, उसके बाद वहाँ से करेक्शन भी हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ठीक है, अगर आपने खरीद कर रखा है तो चिंता न करें। 140, 145, 150 के टारगेट बाद में आएंगे जब डिविडेंड आ जाएगा, उससे पहले डे ट्रेडर्स के लिए 140 के टारगेट आज दिन में आए हैं। और सेठी साहब की भी राय खरीदारी की इस वक्त, और सेठी साहब के टारगेट भी आपके सामने आ जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सेठी साहब, टारगेट तो दिए नहीं आपने? हाँ नहीं, और एक क्वेश्चन भी है। टारगेट तो इसका अनिल जी 145 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 130 का स्टॉप लॉस। और एक अनिल जी, एक इसी कैटेगरी का जो आने वाले दिनों में अच्छे न्यूज फ्लो आ सकती है, वो स्टॉक जो आपने कई बार रिकमेंड करा है और हर बार ट्रेडर्स के, निवेशकों के दमदार पैसे बने हैं, स्टॉक है वेदांता अनिल जी। तो उसमें भी बाजार एक ओपन ऑफर एक्सपेक्ट कर रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता इस बाजार की गिरावट से कोई बदलाव आना चाहिए। तो उस पे अब आपकी क्या राय बनती है अनिल जी? 219 हे भगवान, तो नहीं ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, वो तो हाँ, इतना भागा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है, कोई खास बात नहीं। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। हाँ, अपने तो एक ही सिंपल है सेठी साहब, वेदांता का डिलिस्टिंग ऑफर आया तब से हम तो एक ही को फॉलो कर रहे हैं,
और वो है LIC। LIC ने बोला 320 तो 320, बाकी ठीक है। अब वो अच्छा, वो कहाँ गए वो सारे फंड मैनेजर्स जो 130 और 40 में सब टेंडर कर रहे थे कि वेदांता को डीलिस्टिंग में दे देना चाहिए? कहाँ है? 3 महीने 6 महीने में आप देखिए भाव 100 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल। सब 130 रुपये में लाइन लगाकर देने को तैयार थे, तब हम अकेले बोल रहे थे कि नहीं मत दीजिए डीलिस्टिंग ऑफर में। आप देख लीजिए आज 100 रुपये ऊपर, वहाँ से 100 रुपये ऊपर है डीलिस्टिंग ऑफर। तो सदा तो नहीं सेठी साहब, बिल्कुल जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब यही है कि ठीक है, ये अल्टीमेटली आगे पीछे आपको मार्केट की रिस्क तो हमेशा हर स्टॉक में होती है, सब साथ में बढ़ते हैं साथ में घटते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, तो होल्ड करके चलिए। वेदांता पर नजर रखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर नजर रखिए और साथ ही नजर रखिए BPCL। ये सारे स्टॉक्स अनिल जी ने भी आपके लिए रेकमेंड किए हैं। आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जानते हैं बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए इस समय। सर, ये जो रोज का हम ग्लोबल चेक करते हैं, अब इसमें US बॉन्ड यील्ड भी ऐड कर देते हैं। कर दो, बिल्कुल लगे हाथ, तुरंत प्रभाव से। 1.52 की आसपास थी, 1.6 आ गई है, तो वापस वो 1.6, 1.62, 63 का जो अनकंफर्टेबल लेवल है उसका प्रभाव भी आप आते हुए देख रहे हैं। इतना 1.6, ऑलमोस्ट 1.6 आ गई। 1.62 तक गया था ना ऊपर। 1.62 हाई है, तो वापस उन्हीं लेवल्स पर आ रही है। और उसका इम्पैक्ट देखिए, नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% नीचे और डाउ फ्यूचर्स भी ऊंचाई से फिसल चुके हैं। हालांकि डाउ पर ज्यादा पॉजिटिव एक्शन देखते हैं अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, नैस्डैक पर नेगेटिव एक्शन आता है, तो वो ऑलरेडी प्ले हो रहा है। नास्डेक या नाश देख वैसा ही लग रहा है। वैसा लग रहा है फ्यूचर देख के। तो ऐसा 200 गिर गया, 300 बढ़ता है, 200 घटता है, पता नहीं होगा, मतलब इतना वोलेटाइल इंडेक्स है, बहुत वोलेटाइल। विक्स के बाद सबसे ज्यादा वोलेटाइल। बिल्कुल, ओके। तो उसका एक्शन है। यूरोप में भी सुस्ती है, हालांकि गिरावट नहीं है सर, सुस्ती है बट कोई भारी गिरावट वहां पर नहीं है। और एशिया, हांगकांग 2.25% नीचे था, 650 अंक आज हांगकांग फिसला है। ईमानदारी की बात तो ये है कि आप ये सब है ना, किसी को दोष दो मत। हाँ, कि भाई डाउ नीचे आ गया 100 पॉइंट ऊपर, और नास्डेक नहीं नेस्डेक, हाँ नेस्डेक ये 2%, 1.5% नीचे है। ये तो अभी हुए, हाँ, तो हम तो सुबह से गिरना शुरू हो गए। तो इसे गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं सिर्फ और सिर्फ FIs। अच्छा, हाँ, बस सिंपल है, नहीं खरीद रहे हो। आज उम्मीद थी कि शॉर्ट काटेंगे तो ठीक है जी। आज के लिए आपको, और सुबह आपको याद हो तो हम यही बात कर रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग अब बची नहीं जी। पुट कॉल रेशियो आपका 1.40 पर शॉर्ट कवरिंग। पिछले 2 दिनों से हम FNO को लगातार लॉन्ग पॉजिटिव कह रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग होगी। आज शॉर्ट कवरिंग बची नहीं, करेक्ट। अब शॉर्ट कवरिंग बची नहीं तो आपको चाहिए फ्रेश खरीदारी। अभी आज नहीं लेने आए तो नहीं लेंगे, इनकी मर्जी भाई, इनके शेयर इनके पैसे, करेक्ट। आप और हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई लो लाइफ टाइम हाई पे। तो पॉइंट वही है, आज की गिरावट के लिए कोई जिम्मेदार न ग्लोबल है, न कोई बॉन्ड यील्ड है, न कोई नैस्डैक है, सिर्फ और सिर्फ FIs की बिकवाली है। उनको नहीं लेना तो नहीं लेना, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हमें क्या करना है? पहली चीज 14,875, 14,950 ये रेंज बेचने की नहीं, खरीदने की। ओके, आज का जो लो बनाया आपने 14,953 का, 14,875, 14,950, अगर इसके नीचे जाकर बंद होना शुरू होगा बाजार निफ्टी, तो हम मंदी में आएंगे और फिर हम कहेंगे कि ट्रेंड हो गया न्यूट्रल और 14,400 तक, 14,500 तक वापस आने को तैयार है। तो आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए 14,875, 14,950 लिख के रख लीजिए। ठीक है, 14,875, 14,950, ठीक है। ऊपर में अब हमसे 15,000 पार ना हो पाएगा, सॉरी 15,200 पार ना हो पाएगा। 15,000 पे तो हमें क्यों, पहली तो लेवल जो 15,200 के इसलिए पार नहीं होगा कि 15,200 के आसपास 28 लाख शेयर हैं कॉल राइटर्स। सबसे बड़ी बात है दीप कि आज दबाकर कॉल राइटिंग हुई तगड़ी वाली, 15,200, 15,300 पर इतने कॉल बेचे हैं, 32 लाख शेयर आज जुड़े हैं, खतरनाक वाले कॉल राइटिंग में। सो ऊपर आपके लिए टिकना मुश्किल है। अब मेक और ब्रेक 15,000 है, 14 लाख शेयर पुट में है, कॉल्स में तो हार्डली एनी पोजीशन, तो मेरे ख्याल से 15,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं। तो अब आपके लिए नीचे की तरफ रेंज हो गई 14,850, ऊपर की तरफ रेंज हो गई 15,200। ओके, इस रेंज को ट्रेड करना है। रेंज के निचले सिरे पर आए, थोड़ी शॉर्ट काटें, थोड़ी खरीदारी कराएं, वापस ऊपर आए 15,175, 200, फिर प्रॉफिट बुक कर ले, बेच दे, सिंपल। ये चलता रहेगा जब तक कि आपको कोई नए संकेत ना मिले। सो FIs की बिकवाली ऊपर टिकने नहीं देगी, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती ज़्यादा नीचे गिरने नहीं देगी। बैंक निफ्टी 35,000 के करीब आ गए, डेटा बहुत कम है दीप, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। 35,000 के आसपास सपोर्ट है, 36,000 के आसपास रुकावट है, बस डेटा बहुत कम है। तो 36,000 के नज़दीक आपको बेचना है, मतलब 35,800, 36,000 बेचने की अच्छी रेंज है। और नीचे में आप समझ लीजिए 34,800, 35,000 थोड़ी शॉर्ट काटने की और ख़रीदारी की रेंज है। ठीक है, क्लियर है सर।
और जो हमने बोला कि 14,875 14,950 के नीचे खराब होगा, वही बैंक निफ्टी पे भी नोट कर लीजिए, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, 34,650 34,800 34,650 34,800 नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बार बार फिर मैं भूल गया तो भी दिक्कत है। इस रेंज के नीचे ही अब बैंक निफ्टी नया खराब होगा। 34,650 34,800 14,875 14,950 ये लेवल दे दिए, इसको याद कर लेना बस। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो नज़र रखिए, रेंज पर है बाजार और अब निचले स्तरों पर खरीदारी करें, ऊपरी स्तरों पर आप करें बिकवाली। ये क्लियर एक मोमेंटम आपको बाजार दिखा रहा है इस समय। देखते हैं 15,000 होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, होल्ड कर पाता है बाजार या नहीं, इंटरेस्टिंग रहेगा इस समय। BHL पर निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है, इस पर आपको रखनी चाहिए नज़र, हालांकि स्टॉक का वायदा कारोबार के बैन में है। MGL पर आज अच्छा एक्शन है, वागले साहब से पूछते हैं MGL पर क्या चल रहा है। वागले साहब, बाजार में होल्ड आउट कर रहा है MGL, अभी थोड़े मिनटों पहले फिर से खरीदारी भी दिखी, क्या चल रहा है स्टार्ट में सर? मानना नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शॉर्ट नहीं कर सकते, जाएगा तो भी 1220-22 के आसपास अटक सकता है। एक 10-12 रुपए में एक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, थोड़ा सा वेट करके देखते हैं क्या चल रहा है इस काउंटर में। एक और काउंटर जहां पर थोड़ा एक्शन बन रहा है, पावर ग्रिड। पावर स्टॉक्स की हम सुबह से ही बात कर रहे हैं और पावर ग्रिड पर भी थोड़ा एक्शन इस समय दिख रहा है। बंसल जी, जरा पावर ग्रिड का चार्ट देखें, 220 के लेवल को होल्ड कर रहा है और गिरते हुए बाजार में भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है स्टॉक ने। क्या चल रहा है पावर ग्रिड में सर? इनफैक्ट दीपांशु, एक चीज ऐड करूंगा, बाकी तो सब कुछ आपने बताया है। देखिए, गिरते बाजार में ना सिर्फ होल्ड कर रहा है, कल के हाइस के ऊपर स्टॉक चल रहा है, तो जिनके पास है 216 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, नई खरीदारी भी की जा सकती है। और टेक्निकली 223 224 यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर में टारगेट है। ओके, ये है आपके लिए राय पावर ग्रिड पर इस वक्त आती हुई। कुशल गुप्ता हमारे साथ तैयार है बताने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़, और वो ये कि गेमिंग कंपनियां ये एक्शन में क्यों हैं, यहाँ पर क्या गेम हो रहा है। गेम स्टॉप वाला? नहीं, वैसा गेम नहीं है, वो थोड़ा अच्छा वाला है। तो कुशल बताइए क्या हो रहा है गेमिंग कंपनियों में। देखिए अनिल जी, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है। एक अपने आप में काफ़ी डेवलपमेंट जो है इस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। और इनफैक्ट यहाँ पर सबसे पहला जो क्यू अभी आ रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में भारत में, वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज का IPO। आप देखिए 17 मार्च को ये IPO खुलता हुआ दिखेगा, 19 मार्च तक ये IPO रहेगा। और ये इंटरैक्टिव गेमिंग और गेमिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम के कारोबार में है। और कंपनी जो है आज से नहीं है, सन 2000 से कंपनी जो है ये मार्केट में है। और आप देखिए पिछले 15 सालों में 70 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है। इनफैक्ट अनलिस्टेड मार्केट में अगर आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे तो जून 2020 यानी कि पिछले साल ही जून में इसकी वैल्यूएशन करीब 400 से 425 रुपए प्रति शेयर लगाई जा रही थी। और अभी जो मार्केट में इसका भाव चल रहा है वो करीब 1400 रुपए के प्रति शेयर के भाव पर चल रहा है। तो एक 3-3.5 गुना की सिग्निफिकेंट स्पाइक जो है आपको 8-9 महीने में ही इस कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स में आते हुए नजर आई है। दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला की आप सुबह बात कर रहे थे, यहां पर इनका निवेश है। इनफैक्ट सितंबर की जो रिपोर्ट्स है उसमें करीब 11-11% की इनकी होल्डिंग है। और यही नहीं, IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड है, यहां पर भी इनकी जो निवेश है वो करीब 12% का है एज ऑन मार्च 2020। इनफैक्ट आप सुबह यूजर्स की भी बात कर रहे थे, तो जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं FY20 में जो करीब 4 करोड़ थे, वो 9 मंथ्स में जो यानी कि मार्च से लेकर जून तक, यहाँ पर अगर आप देखें 9 मंथ्स FY21 में ऑलमोस्ट 5.75 यानी कि ऑलमोस्ट 6 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हो गए, यानी कि 44% की बढ़त हमें पिछले 9 महीनों में देखने को मिली है। यही नहीं, आप रोब्लॉक्स की भी बात कर रहे थे, तो जिस तरह की वैल्यूएशन पर यहाँ पर लिस्टिंग होती दिखी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बुधवार को, 54% के गेन्स हमें इसमें भी देखने को मिले। और ये भी जो है ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट यहाँ पर हम देख रहे थे कि 2020 की शुरुआत में ये $4 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन थी, और रोब्लॉक्स की जो वैल्यूएशन पर ये अब ट्रेड कर रहा है जब मार्केट में इसकी लिस्टिंग हुई है $44 बिलियन पर, यानी कि ऑलमोस्ट 11 गुना की वैल्यूएशन की स्पाइक जो है आपको इसमें देखने को मिली है। इनफैक्ट आप डेल्टा कॉर्प की आज आपका स्टॉक ऑफ द डे था, और डेल्टा कॉर्प में यहां पर कनेक्शन क्लियर ऑनलाइन गेमिंग के लिए इसलिए है क्योंकि भारत में एकमात्र ये लिस्टेड गेमिंग कंपनी है
और 2017 में डेल्टा कॉर्प ने ऑनलाइन गेमिंग में अपनी एंट्री ली थी और यहाँ पर एक एक्विजिशन के साथ, और 2019 में इन्होंने फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी हल्ला प्ले, इसमें करीब 19.5% की स्टेक ली थी, जो कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज का जो IPO भी आ रहा है वो भी इसमें को इन्वेस्टर है। तो ये क्लियर कट लिंकेज जो है आपको डेल्टा कॉर्प के साथ बाकी ऑनलाइन कंपनी, इनफैक्ट नज़ारा टेक्नोलॉजीज जो अभी लिस्ट होने वाली है उसके साथ है। ओके, तो ये है आपके लिए गेमिंग स्टॉक्स में जो बड़ा गेम बनते हुए दिख रहा है सर, और इसमें आपने आज सुबह ही थीम आइडेंटिफाई कर दी थी, डेल्टा कॉर्प खरीदारी स्टॉक ऑफ द डे में दी थी और 182 पर खुल रहा था, तब भी आपने कहा खरीदिए। 190 का पहला टारगेट हिट कर चुका है सर आगे, और टारगेट बड़े दिए 173 बंद हुआ था, पहला टारगेट ही 190 का दिया, ताकि सबको मौका मिले खरीदने। अभी भी है 200 190 200 का टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए, और पोजिशनली 240 जी, या फिर नज़ारा की लिस्टिंग के दिन थैंक यू वेरी मच कर दीजिएगा जो भी हो लिस्टिंग उस दिन जो भी भाव, ये एक शॉर्ट टर्म है ट्रेड, जो करिए एंजॉय, और क्या है। बिल्कुल, मोमेंटम भी दिखा रहा है और खबरों में भी आ रहा है, कॉमन सेंस थोड़ा सा वो कोशिश करते हैं कुछ नहीं। बढ़िया पिक है सर। और कैश, जितने भी स्टॉक ऑफ द डे कैश मार्केट्स के आपने इस पूरे हफ्ते ही रेकमेंड, बल्कि पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से जो आप रेकमेंड कर रहे हैं, सारे के सारे दमदार एक्शन आपको दिखा रहे हैं। तो आज का स्टॉक डेल्टा कॉर्प ये भी आपको भरपूर एक्शन में आते हुए दिख रहा है, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर नजर रखनी है। एक काउंटर जहां पर लगातार जी बिजनेस पर आपने एक्सक्लूसिव खबरें सुनी है। LIC के मैनेजमेंट से हमने पहली बार बात करी थी कि उन्होंने कहा था IDBI बैंक को PCA से बाहर लेकर आएंगे और फिर और बड़े एक्शन है उसके लिए। IDBI बैंक आज भी इसमें दमदार एक्शन दिखा, फिर ऑफ कोर्स मार्केट के साथ इसने भी रिएक्ट करा है, पर फाइनली PCA से बाहर आ गया है। अब आगे की चाल क्या रह सकती है और इसका मतलब क्या समझें, देवांशी से जानते हैं। देवांशी बताएं IDBI बैंक। बिल्कुल अनिल जी, जैसे कि हमने मैनेजमेंट से लगातार बात की और मैनेजमेंट का भरोसा था कि जिस तरह से LIC ने इनको खरीदा था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार इनके बैलेंस शीट में, इनके नतीजों में सुधार आता हुआ दिख रहा है। हर क्वार्टर में हमने सुधार देखा है और आप देखिए स्पेशली जो असेट क्वालिटी है, रिटर्न ऑन असेट्स है, उसमें सुधार आता हुआ दिखा है। और फाइनली हम ये अच्छी बात देख रहे हैं कि IDBI बैंक को RBI ने PCA श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। अब आप देखिए Q3 के अगर नतीजे की बात करें तो इनके जो ग्रॉस NPAs हैं वो करीब 23% थे और आने वाले समय में जितने भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन करते हुए दिखेगी IDBI बैंक, ये पॉजिटिव है। साथ ही अब क्योंकि अब PCA से बाहर भी निकल चुका है तो सरकार की जो निवेश है उसमें आसानी से होती हुई दिखेगी और जल्द होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। आने वाले 1 महीने में इस पर फैसला आता हुआ दिख सकता है। अब यही नहीं, ये दूसरे बैंक्स के लिए भी पॉजिटिव है क्योंकि जिस तरह से सुधार IDBI बैंक ने हर क्वार्टर में दिखाया, दूसरी बैंक्स में भी हम देख रहे हैं कि सुधार आता हुआ दिख रहा है। 3 बैंक से जो अभी भी PCA में है उसमें आप देखिए सेंट्रल बैंक है, यूको बैंक है और IOB है, और उसमें भी हम पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा सुधार आता हुआ दिख रहे हैं। रिकवरीज अच्छी आती हुई दिख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जो प्रीफोमा उनके लोन्स आते हुए दिख रहे हैं या जो ग्रॉस NPAs हैं उसके बाद कितना समय लगता है। उम्मीद यही है कि जल्द निकल सकते हैं। सेंट्रल बैंक के जो नेट NPAs हैं वो 4.73% है और यूको बैंक की बात करें तो करीब 3% के आसपास है। RBI की अगर रिक्वायरमेंट देखें तो 6% से अगर ज़्यादा होता है ग्रॉस NPAs तब भी वो PCA की श्रेणी में जाता है। और रिटर्न ऑन असेट्स भी अगर आप देखें लगातार 2 साल से नेगेटिव होते हैं तभी वो PCA की श्रेणी में जाते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं ROA सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और IOB तीनों के पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि IDBI बैंक का तो भी निवेश होगा, ये तो पॉजिटिव खबर है, लेकिन ये 3 बैंक्स के लिए भी पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो एक बैंक तो आ गया है, अब आशा है कि बाकी बैंक्स भी निकल कर आए और जो बाकी बैंक्स PCA श्रेणी में हैं उन्हीं के नाम सबसे आगे आ रहे हैं जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये क्या आगे जाकर PCA से बाहर आएंगे या नहीं। सुमित जी, 9% ऊपर IDBI, हालांकि देखें तो आपको डेज लो के करीब दिखेगा बट फिर भी 10% ऊपर है। कैसे देखें IDBI बैंक को? दीपांशु, जैसे सुबह बात हुआ था 44-45 के आसपास स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, वो लेवल टूटेंगे और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलता है तो स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर 50 रुपए के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने बाय करके रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करके चले। नीचे में 38-40 के आसपास का अब इसका सपोर्ट बनेगा, ये जब तक नहीं टूटेंगे क्लोजिंग बेसिस पे तब तक होल्ड करके चलना है। और ऊपर में 44-45 का लेवल टूटने के बाद आने वाले दिनों में 50 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए IDBI बैंक जहां पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। फाइनली PCA से बाहर काउंटर आते हुए दिख रहा है इस समय। फिलहाल वापस 15,000 के नीचे फिसला है निफ्टी, तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, थोड़ी गिरावट बन रही है। ICICI बैंक पर भी एक कॉल लेना चाहूंगा वागले साहब से। वागले साहब, क्या करें, ICICI बैंक 610 के लेवल्स पर आ गया है।
मेरे को लगता है यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो 600 ब्रेक होना नहीं चाहिए। अगर बेचना है तो या तो 600 के नीचे बेचिए या तो बाउंस बैक पे बेचिए, जो कि लगभग 620 625 ये बाउंस बैक आ सकता है। वहां पर 635 के स्टॉप लॉस से बेचिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये है सपोर्ट के करीब आईसीआईसीआई बैंक अब बेचने का सेंस मेक नहीं करता है काउंटर में, ये क्लियर राय आ रही है वागले साहब की तरफ से। मुथूट फाइनेंस, इस पर भी राय लेना चाहूंगा किरण जी से। किरण जी, मुथूट फाइनेंस आज तो 1300 के नीचे गया है, बल्कि 1270 के लेवल्स पर आ रहा है। थोड़ा जो बाउंस बैक आया था वापस सेलिंग आई है, क्या व्यू है मुथूट पर? मुथूट पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 1325 1330 लेवल्स पे है। ये क्रॉस जब तक नहीं होता तब तक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हमने एक बहुत बड़ी गैप डाउन पिछले 4 दिन पहले देखी थी, वो कंप्लीट हो गई है और वापस एक बार यू टर्न ले रहा है। मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस अगर है तो उधर से बाहर निकल जाना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद ही बाय करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। अभी के लिए मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता नजर आएगा। एक बार 1250 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो 1250 के लेवल्स आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। नज़र रखिए जहां तक मुथूट फाइनेंस का सवाल है। इस समय फाइनेंशियल स्टॉक्स डेफिनेटली इस समय बाजार का प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील निचले स्तरों से हुआ है रिकवर, इस पर रखे नजर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिख रहा है। ये एक और स्टॉक है जहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। साथ ही रिकवरी आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल ये भी निचले स्तरों से थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है, और ओएनजीसी थोड़ी देर से रिकवरी के संकेत दे रहा है, वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। आरईसी एक और काउंटर है जहां पर इंटरेस्टिंग एक्शन है, क्योंकि पीएफसी पर एक्शन बन रहा है। विश्वेश जी, आरईसी पर क्या करना चाहिए? पीएफसी ऑफ कोर्स खबरों का भी सपोर्ट है यहाँ पर, आरईसी ऑलरेडी खबरें यहाँ पर प्ले आउट हो चुके हैं, पर ये सपोर्ट लेवल से आरईसी के या फिर गिरावट आएगी यहाँ से? देखिए, मेरे हिसाब से दीपांशु कई स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे गिरावट पे खरीदना चाहिए। वन ऑफ देम कुड बी अ टाटा पावर इन द पावर स्पेस, लेकिन आरईसी में बिकवाली तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है 155 और 135 ये बैंड है, मतलब 20 रुपए की। हम 145 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है अगेंस्ट द मार्केट ये सारे जो स्टॉक्स है शायद स्टैंड आउट करें। तो अगर पीएफसी बाय है तो मुझे लगता है आरईसी गिरावट पे खरीदारी की राय होगी, ये लेवल पे नहीं होगी। बट दिस वुड नॉट बी माई प्रेफर्ड सेल। तो मेरे हिसाब से इसको ट्रेडेबल मूव के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, लोअर एंड ऑफ द रेंज पे खरीदना चाहिए, विच इज समवेयर अराउंड 135। तो विल लुक टू बाय अराउंड 135 इन दिस स्टॉक। चलिए, तो आरईसी पीएफसी के कुछ ऐसे स्टॉक हैं, इनफैक्ट सारी सरकारी कंपनियों के शेयर ऐसे हैं जहां निचले स्तरों पर थोड़ी बहुत खरीदारी करने के बारे में आप सोच सकते हैं बजाय बेचने के। देख लेते हैं कि बाजार और कितनी मजबूती के साथ रहने वाले हैं, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर नहीं है आपके लिए। क्या हुआ सर? अगर टीवी खरीदना है तो अच्छा, अप्रैल से टीवी के दाम बढ़ने वाले हैं, ऐसा समझा जा रहा है। क्यों बढ़ने वाले हैं और किस वजह से बढ़ेंगे, क्या कुछ होने वाला है और किन कंपनियों को फायदा होगा, जानते हैं वरुण से। वरुण, दाम बढ़ने वाले हैं, किसके बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, किसको फायदा है? दाम बढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए अनिल जी, दाम बढ़ने वाले हैं। 2000 रुपये से 6000 रुपये प्रति जो टीवी सेट है उसके दाम बढ़ेंगे। अब वो कौन से कैटेगरी में होते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। फायदा किसको होगा? जो टीवी बनाने वाली कंपनी है उनको होगा। एक तो हेवल्स, क्योंकि लॉयड का ब्रांड इसके अंदर आता है। इसके अलावा मर्क इलेक्ट्रॉनिक, शार्प इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसको मत भूलिएगा क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है यही करता है। अब ये दाम क्यों बढ़ेंगे ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, टीवी में एक जो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, उसमें एक कंपोनेंट होता है ओपन सेल पैनल। ये ओपन सेल पैनल जो है ओवरऑल टीवी की जितने कंपोनेंट कॉस्ट है उसमें 60% के आसपास तो इसी का ही कॉस्ट रहता है। और हो ये रहा है कि इसके दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी हद तक शॉर्ट हो चुकी है, जिसके वजह से जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में अगर आप देखेंगे जो ओपन सेल है पैनल है उसके दाम में करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। तो अब जो कंपनियां हैं वो इस जो प्राइस हाइक हुई है उसको पास ऑन करने वाली है और अच्छे खासे दाम जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ कंपनीज कह रही है कि वहाँ 8 से 10% के आसपास के प्राइस हाइक लेंगे, कुछ कह रहे हैं कि शायद हम उसके ऊपर भी ले सकते हैं। इसके लिए जो प्राइस की कीमत आ रही है 2000 से 6000 रुपये प्रति टीवी के सेट के दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं टीवी कंपनीज को फायदा भी होगा, क्योंकि देखिए इंडिया में जो ओपन सेल पैनल है वो ज़्यादा कंपनियां बनाती नहीं। इनफैक्ट जितनी भी कंपनीज है वो सबकी सब इंपोर्ट करती है और इस पर आपको याद होगा अक्टूबर में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी लगाई गई थी 5% के आसपास की। तो इन दाम बढ़ने के कारण टीवी कंपनियां अब दाम बढ़ाने वाली है। 1 अप्रैल से शायद जो टीवी सेट है वो महंगे रहेंगे। ओके, तो मतलब ये दाम बढ़ा के कंपनियों को फायदा होगा या कॉस्ट बढ़ी तो वो खाली आगे पास ऑन करेंगे बस?
ज्यादातर तो अनिल जी जो कॉस्ट बढ़ी है उसको पास ऑन करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपके कौन से टीवी सेट, जैसे कि 32 इंच का है कि 40 इंच का है, क्योंकि हर जगह जो कॉस्ट बढ़ी है इनकी वो अलग अलग बढ़ी है। तो आप कितना पास ऑन करते हैं वो देखना होगा, लेकिन एक अनुमान जो लगाया जा रहा है 2 से 6 हज़ार रुपए का है, और ज्यादातर जो कॉस्ट बढ़ी है उसको पास ऑन करने की कोशिश की जाएगी। खरीद लें सीट किसको? टीवी ना ना, अरे भाई साहब ये टीवी कंपनी वालों को समझाओ आप तो कि ये इस तरह से बढ़ाए। लोग है ना सब आजकल मोबाइल पे देखते हैं, वो या लेना खरीदना बंद कर देंगे, ज़्यादा मत बढ़ाओ दाम। पता चला लोग खरीद ही नहीं, बोले मोबाइल पे देख लेंगे ना, क्यों लेना है टीवी। जी बिजनेस तो दोनों पे क्लियरली दिखेगा। थोड़े टाइम बाद वो आएगा। एक ज़माना था, आशु सर के ज़माने की बात है। आशु सर को जरा लाइए तो मैं, आशु सर का भी है, वागरे साहब का भी ज़माना उस समय। एक ज़माना था मतलब जिस सब लोगों के पास है ना, जब हमने स्कूल में पढ़ाई तो इंक पेन होते थे जी, शाही वाही भरते थे, वो दवात ले जाते थे, ऐसा भरते थे, कपड़े वपड़े खराब होते, उंगलियां खराब हो जाती थी, सारा मतलब एक टास्क होता था वो ड्रिपर से लेकर। हाँ, वो ड्रिपर से, तो ड्रिपर तो बहुत बाद में नई टेक्नोलॉजी थी वो, हमारे ज़माने में ड्रिपर तो वो थे। और तो मतलब जिसके पास इंक पेन तो है ही है, जिसके पास बॉल पेन होता था वो मतलब ऐसा माना जाता कि बॉल पेन। आज ज़माना क्या है, यूज ही नहीं होता। नहीं, बड़े लोग इंक पेन रखते हैं, पैसे वाले लोग इंक पेन रखते हैं, शौक। बाकी तो सब बॉल पेन है। करेक्ट, रिवर्स हो गया। एक ज़माना था लोगों के पास ना घोड़े होते थे, बहुत कम लोगों के पास गाड़ियाँ होती थी। और गाड़ी मतलब, और इनके पास गाड़ी है। आज जिनके पास पैसा है उनके पास घोड़े हैं, गाड़ियाँ सबके पास है। गाड़ियाँ जिनके पास, किसी के पास पैसे नहीं है, जिनके पास घोड़े हैं। तो वक्त बदल जाता है, ऐसे ही टीवी वालों का हाल है। एक ज़माना ऐसे आएगा सिर्फ पैसे वालों के पास टीवी रह जाएंगे। देख लेंगे घर में बड़ा लगा रखा 100 इंच वाला, 50 इंच वाला, ऐसा ये होने वाला है, देख लेना। और बाकी सब लोग टीवी ऐसे देखेंगे मोबाइल पे। आशीष सर गलत बोल रहा हूँ तो बता दो मेरे को। नहीं अनिल जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और इसमें सिर्फ बता दूं, मैं इंक पेन के जमाने में अनिल जी मजा बहुत आता था जब आगे वाले, जो आपकी डेस्क के आगे वाले स्टूडेंट्स होते थे, उनकी शर्ट पे पीछे ड्राइंग बनाने का। अरे वो अनिल जी जो चाम था ना, वो आजकल के बच्चों को कहाँ मिलता है वो। और स्पेशली जो व्हाइट शर्ट वाले आगे बैठे हुए, बहुत मजा आता। जिनकी यूनिफॉर्म व्हाइट शर्ट की हो ना, उसका तो मजा ही अलग है। मतलब वो तो किस किस ने किया है ये काम, जरा कन्फेस कर ले। दीप, आपने भी बहुत आपके जमाने में थे इंक पेन? हाँ सर, और कंपलसरी होता था हमारे स्कूल में तो। अरे वाह, विश्वेश जी ने क्या, आशु जी ने तो दोनों हाथ, मतलब समझ लो क्या कांड किए होंगे। गजब गजब, चलिए बढ़िया है। मार्केट में वैसे भी कुछ है नहीं, थोड़ी गपशप भी कर ली जाए, ज़्यादा बढ़िया। तो चलिए ये है आपके लिए टीवी के दाम बढ़ने में, कोई टेंशन ना लें। ज़्यादा टीवी के दाम बढ़ाएं तो अच्छा, कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है। जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी कोई उसके बारे में भी तो सोचिए अनिल जी, जिसकी शर्ट पे ये सब कांड होते थे अनिल जी। उसको कौन सा पता है, पीछे देख के। घर पे जब धुलती थी, मम्मी धोती थी तो अलग बात, डांट पड़ती, बोले कहाँ से करवा के आया है, बस 2 चपत खा लो। किसी के चपत लगती थी, किसी के थप्पड़ लगती थी, बात उतनी है। जी कुणाल जी। अनिल जी मेरे साथ ये सब बहुत हुआ है अनिल जी, मैं विक्टिम रहा हूँ अनिल जी। अरे बिल्कुल, तो आपके दोस्त बंसल जी जैसे होंगे तो आपके साथ ऐसे होगा पीछे से। अनिल जी कुणाल जी के पीछे मैं नहीं था, लेकिन कुणाल जी के पीछे तब भी बंसल जी थे, आज भी बंसल जी है। कुणाल जी मेरी क्लास में नहीं थे। लेकिन आप एक चीज समझिए, आज के जमाने में तो ऐसा है कि टीचर बच्चों को कुछ बोल नहीं सकती है। करेक्ट, कोई मतलब सिस्टम ही नहीं कि आप टीचर कोई बच्चे को डांट दे। अचानक से ह्यूमन राइट्स वाले टाइप की तरह है ना, बच्चे एकदम आंदोलन में आ जाते हैं, माँ बाप पेरेंट्स भी, अरे हमारे बच्चों को कैसे डांटे। हमारे ज़माने में ऐसा था, टीचर खुद घर पे आके अपने पिताजी से डांट पड़वा के, पिटाई लगवा के, फिर चाय पी के अलग से जाते थे। ऐसा हुआ है आशीष जी आपके साथ में? नहीं अनिल जी ऐसा नहीं हुआ है। अनिल जी रिवर्स होता था। हम तो अपने मतलब अगर कभी कुछ ऐसा होता था तो किसी और को अपने माँ बाप बना के ले जाते थे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक बात। आप बहुत एडवांस रहे इस मामले में। ठीक बात। लेकिन इस बीच में बाजार में आ रही है बेहतरीन रिकवरी, आधा घंटे में रिकवरी आने लगी है। जरा रिकवरी में पे फोकस करते हैं। 15,050 तो जो हम कह रहे थे सपोर्ट रेंज पर है, यहाँ पर वहाँ से रेंज सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और 35,500 पर आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी आखिरी आधे घंटे में हल्की रिकवरी, हल्की खरीदारी के संकेत आपके लिए आते दिख रहे हैं। दीप बिल्कुल सर, और
बढ़िया रिकवरी आई, क्योंकि 50-60 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 मिनट में हमने आते हुए देखे हैं बाजार की। और पार्टिसिपेशन भी इस रिकवरी में आप देख रहे हैं, बैंक्स की तरफ से थोड़ा पार्टिसिपेशन आया है, ऑटो स्टॉक्स की तरफ से भी थोड़ा पार्टिसिपेशन आया है, और कुछ NBFCs की तरफ से भी हल्का सा पार्टिसिपेशन आते हुए दिख रहा है। तो इस स्पेस की वजह से आप रिकवरी का एक्शन बाजार में देख रहे हैं। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक, SBI, ये सारे निचले स्तरों से अभी अभी रिकवर हुए हैं। ICICI भी आप उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। टाटा स्टील, अल्ट्राटेक, यहाँ पर भी थोड़ी सी रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी निचले स्तरों से थोड़ा सुधरा। ये सारे आपको लाल निशान में ही दिखेंगे, बट एटलीस्ट निचले स्तरों से ये थोड़ी सी आपको रिकवरी के संकेत इस समय दिखा रहे हैं। तो ये एक्शन है। एक स्टॉक जो थोड़ा आज एक्शन में आया है, क्योंकि अगेन IPO मार्केट भी गर्म हो रही है, टाइटन। बंसल जी इस पर नजर डालिए। वैसे तो गोल्ड प्राइसेस में भी थोड़ी रिकवरी हुई थी, बट डिप्रेस्ड है। कल्याण ज्वेलर्स की IPO भी आ रही है। टाइटन पर चार्ट क्या कह रही है सर? देखिए दीपांशु, टाइटन में अगर देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर तो अच्छा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। 1475 के ऊपर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, बट उस पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद स्टॉक 1507 तक गया था, ऊपर से रिट्रेस हुआ है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड की राय है। टेक्निकल रुझान टाइटन में पॉजिटिव है। ओके, तो टेक्निकल रुझान टाइटन में पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर। थोड़ी रिकवरी के पार्टिसिपेशन यहाँ से भी आपको आते हुए दिखेगा। अदानी पोर्ट्स भी थोड़ा आज रिकवर कर रहा है। देखते हैं कि ये होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। UPL में भी थोड़ी निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है। अब एकदम सपाट हो गया है ये काउंटर। M&M अभी भी डिप्रेस्ड है, पर थोड़ा एक्शन दिखा रहा है। और अल्ट्राटेक, यहाँ पर भी निचले स्तरों से आई है रिकवरी। इनफैक्ट सीमेंट स्पेस में थोड़ा एक्शन बन रहा है। हम देख रहे हैं थोड़ी खरीदारी हुई थी, अब फिर से रोटेशन हुआ है, अब वापस थोड़ी रिकवरी के आसार शायद आ सकते हैं, बट एज अ ट्रेंड यहाँ पर मजबूती अभी भी कायम है। क्या है वो ट्रेंड, आइए जानते हैं मानसी के साथ। मानसी, बताएं क्या चल रहा है सीमेंट में? बिल्कुल दीपांशु, FY22 में बड़े ग्रोथ की तैयारी सीमेंट सेक्टर में देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2022 में सीमेंट सेक्टर में काफी ज्यादा तेजी आती हुई दिख सकती है। वॉल्यूम्स 10 साल की ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2021-22 में वॉल्यूम्स 13% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। दक्षिण और पश्चिम भारत में जहां पर फिलहाल कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा था या कोई मूवमेंट या एक्शन नहीं था, धीरे धीरे वहां भी मांग लौटती हुई दिखेगी। सीमेंट कंपनियों का क्षमता बढ़ाने पर फोकस है और साथ ही इनपुट कॉस्ट में बढ़त से मार्जिन्स में काफी हद तक असर देखने को मिल सकता है। सिर्फ यही एक चीज है जो कि कंसर्न है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ती हुई दिखेगी, मार्जिन्स को एक इंपैक्ट नेगेटिवली पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो हर फैक्टर, हर लिहाज से सीमेंट सेक्टर के लिए आने वाले दिन काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। 2 महीने में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की मांग में लगातार तेजी आती हुई दिखी है, क्योंकि यहाँ पर मार्च एंडिंग के पहले सारे जो सीमेंट से जुड़े जो भी सारे बिजनेसेस हैं, या कह सकते हैं कि रियल एस्टेट से जुड़े जो भी बिजनेस हैं, डेवलपमेंट अपना खत्म करना चाहते हैं। तो इसी के चलते ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की मांग में लगातार तेजी हम देख रहे हैं। सीमेंट में मांग और ग्रोथ में बढ़त क्यों देखने को मिलेगी? FY22 में दक्षिण और पश्चिम भारत में मांग 20% बढ़ने का अनुमान है। देश के बाकी हिस्से जो हैं उसमें भी मांग 15% बढ़ती हुई दिख सकती है। इंफ्रा पर सरकार का खर्च जो है, साथ ही रॉयल्टी में रिकवरी जो है, उससे फायदा मिलेगा। और केपेक्स साइकिल में बढ़ोतरी लगातार हम देख रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा है अल्ट्राटेक ने करीब 5477 करोड़ का निवेश किया है, अंबुजा ने 780 करोड़ का निवेश किया है। इसी तरह से केपेक्स साइकिल में भी बढ़त है। तो क्लियरली सारे के सारे फैक्टर्स अगर इनपुट कॉस्ट को छोड़ दीजिएगा तो इंपॉर्टेंट और अच्छे लग रहे हैं सीमेंट सेक्टर के लिए, और FY22 के लिए ग्रोथ आउटलुक काफी पॉजिटिव है। ओके, तो FY22 सीमेंट पर रखिए नजर। ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है, रोटेशन थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, बट स्पेस के लिए है बढ़िया ट्रेंड। आ रही है अनिल जी से कुछ ही देर में बस एक बढ़िया पिक कल के 2000 के लिए, पर उससे पहले चलते हैं वागले साहब के पास। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, हमने सुबह टाटा पावर 112 के आसपास दिया था, 110 का स्टॉप लॉस था जो ट्रिगर नहीं हुआ, 110 रुपए 40 पैसे से घुमा है। मैं इसी को रिकमेंड करूंगा। अभी 113-113.50 है। BTST के लिए यहाँ पर लेके जाए। मुझे 120 तक के लेवल कल दिखते हैं। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपए का होना चाहिए। 111 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 2.5 रुपए का, और 120-121 तक के टारगेट्स मुझे कल दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो 120-121 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, ये है आपके लिए राय। टाटा पावर, जहां पर सुबह भी वागले साहब बात कर रहे थे, और देखिए थोड़ा डिप आया था, बट वापस टाटा पावर भी बढ़िया एक्शन में आ रहा है और डेज हाई के करीब आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है। सुमित जी भी एक कॉल दे रहे हैं बिगुल, सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट का।
बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट्स। 1377 एस्कॉर्ट्स अभी ट्रेड कर रहा है। एस्कॉर्ट्स के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। डे हाई पे स्टॉक आया है, कल का हाई ब्रेक हो रहा है और अभी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 7 दिनों से स्टॉक धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और अब ये स्टॉक यहां से रफ्तार पकड़ना चाहिए, जिसमें अगले हफ्ते में हमें एस्कॉर्ट्स में 1400 का पहला टारगेट देखने को मिलना चाहिए, 1425 का दूसरा टारगेट देखने को मिलना चाहिए। तो एस्कॉर्ट्स में हमारी तरफ से यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें नीचे में 1355 या 1358 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1355 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। 1400 से 1425 के टारगेट्स नेक्स्ट वीक तक एस्कॉर्ट्स में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो एस्कॉर्ट्स पर करके चलें खरीदारी, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। ऑटो स्टॉक्स पर थोड़ा आप मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। चलते हैं अनिल जी के पास, बिगुल कल के 2000 का। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय है और खरीदारी करनी है। जो अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब बोल के गए, मेरे से पूछ भी रहे थे जी, वेदांता हाँ आ गया लेवल बराबर, अच्छे करेक्शन होकर तो 222 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर खरीदारी करनी है। जिनको पोजिशनली ट्रेड करना है वो स्टॉप लॉस 215 का लगाएं, जो आज का लो है। बाकी जो BTST के तौर पर ले रहे हैं वो 218 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में आपके लिए वापस 228 230 के टारगेट सोमवार सुबह के लिए और उसके अलावा 235 तक के टारगेट पोजिशनली भी आ सकते हैं। तो 228 230 तो सोमवार के लिए ही है। आराम से 215 230 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा नीचे आया, करेक्शन पूरा करके वापस ऊपर जाने को तैयार है। ये आपसे खरीदा जा सकता है और 230 तक के 228 30 तक के टारगेट छोटे हैं और 235 के टारगेट भी रखिए। और बाकी जिनके पास पहले से पड़ा हुआ है वो डाउन टच टाइप रखिए आराम से। ये मार्केट देखो, कोई भी स्टॉक आप खरीदते हो ना, मार्केट की रिस्क हमेशा हमको रहेगी। बिल्कुल, वो तो हमेशा रहेगी कि बाजार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक आपके पास अच्छा है, जहाँ पोटेंशियल है, तो फिर ठीक है, नीचे में आप एक्यूमुलेट कीजिए आराम से। अभी देखिए, जहाँ से मुझे याद दिलाया सेठी साहब ने कि मैं लगातार रिकमेंड करता हूँ, उन्होंने मुझे हिंट दे दिया कि भाई आपके देखो स्टॉक, हाँ नजर रखिए। उनके स्टॉक्स देखिए दोनों, BPCL PFC जो अभी वो रिकमेंड करके दोनों दौड़ लगा रहे। बाजार के बदलते हुए मूड के साथ दोनों BPCL भी लाइए सामने और PFC भी लाइए। इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह के एक्शन आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। और माय गॉड, देखा 446 47 था मेरे ख्याल से जब वो रिकमेंड करके गए थे। 452 53 आ चुका है। PFC भी ऐसी 136 37 के आसपास था, वो भी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से ये दोनों ही स्टॉक है जहाँ पर आप एक्शन में रखिए। ओके, तो वेदांता भरोसेमंद है, आपने बार बार कहा भी है। सर, एक और स्टॉक आपसे एक्चुअली उस पर व्यू आज लेना था, जो लगातार आपकी लिस्ट में आए हैं, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। हाँ, थोड़ा बाजार के मूड माहौल के साथ ये भी करेक्ट हुआ था अपनी पीक से, बट वापस आज इसने अपना अप ट्रेंड शुरू कर दिया है और फिर से 5% के सर्किट पर भी आते नीचे के ऊपर ऊपर का, अच्छा ऊपर लगाया फॉर अ चेंज। अच्छा हाँ, तो 5% वाले सर्किट में थोड़ा रिस्क ये रहता है कि पता नहीं चलता कब नीचे का लगता है कब ऊपर का लगता है। ठीक है, स्टॉक ठीक है, नीचे में एक्यूमुलेट कर। मैंने बहुत दिनों से दीप ईमानदारी से ट्रैक नहीं किया कि क्या सही लेवल एंट्री करना है, मैंने देखा नहीं। अब आपने बोला तो मैं एक बार देखूंगा कि क्या अच्छा लेवल एंट्री करने का, लेकिन ऊपर का सर्किट लगाया आज, मतलब ओके ठीक है, चलो मतलब गिरना बंद हुआ है। नहीं, अच्छी कंपनी, कोई इशू नहीं है। एक तरफा भागा भी था मेरे ख्याल से 200-205 रुपए तक कुछ गया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी बस। ठीक है, तो वो नेचुरल है, पर रखना है, ये बात है सर इस पर। तो नजर रखिए, ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज भी अच्छा एक्शन दिखा रहा है और वेदांता पर तो आपके लिए एक फ्रेश बाय कॉल आती हुई दिखी रही है। टाटा पावर 5.5% अब डेज हाई की तरफ, मजबूत रफ्तार ये काउंटर आपको दिखा रहा है। आइए, जय ठक्कर भी हमारे साथ हैं, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, स्वागत करते हैं उनका कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, खरीदना है 15,050 के स्ट्राइक का, निफ्टी का 18 मार्च की एक्सपायरी का पुट ऑप्शन 172 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको दीप स्टॉप लॉस लगाना है करीब नीचे की तरफ, जो मैं देख रहा हूँ दैट वुड बी समवेयर अराउंड 124 124 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 172 पे लेना है, 124 पे स्टॉप लॉस लगाना है। दीप, फर्स्ट टारगेट बनेगा 219 का, दूसरा टारगेट बनेगा 248 का, 219 248 ये दो टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ पे। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से डेटा बन रहे हैं
आई थिंक दैट 15,100 150 बैंड जो है वो क्रूशियल रेजिस्टेंस प्रूव करेगा गोइंग फॉरवर्ड ऑन दी अपसाइड, और नीचे में बड़ा फॉल नहीं बट मिनिमम जो मैं देख रहा हूँ वो है 14,900 के लेवल्स जो है, जो रिसेंटली हमें एक वहाँ पे बॉटम बनते हुए देखने मिला था, वो लेवल्स टेस्ट होंगे 14,900 के लेवल्स स्पॉट में, ऐसा मुझे लग रहा है। सो लगभग 100-125 पॉइंट का एक अगर करेक्शन और आता है तो वो हेल्दी हो जाएगा और वहाँ से रिस्क और अच्छा बनेगा, बट उतना लेवल्स आ सकता है, इसलिए ये पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। ओके, तो पुट ऑप्शन फॉर अ चेंज, पुट ऑप्शन की राय आ रही है जय की तरफ से। बड़ा करेक्शन नहीं आएगा बट थोड़ा एक करेक्शन आ सकता है। 15,050 का पुट खरीदना है आपको निफ्टी का, तो एक व्यू जय की तरफ से कि शायद थोड़ा करेक्शन बाजार यहाँ से और आपको दिखा सकता है, बट भरपूर एक्शन बाजार आपको दिखा रहा है। थोड़ी रिकवरी आई थी, अब स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। रिकवरी के बाद फ्रेश फॉलो ऑन खरीदारी अभी तो नहीं आ रही कुछ काउंटर्स में, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी काफ़ी नेम्स में होती हुई दिखी है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में आ ही रहे हैं। हमने बात करी है टाटा पावर की, टाटा केमिकल्स भी एक और स्टॉक है जहां पर सुबह से एक्शन बना हुआ है और आशीष केलकर साहब भी यहां पर खरीदारी की राय देके गए थे। विश्वेश जी, कैसे देखते हैं टाटा केमिकल्स को? दीपांशु, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि टाटा केमिकल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और फॉर सम रीज़न इस तरह के स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का एक ही सिंपल तरीका होता है कि जब भी कंसोलिडेशन हो तो ऊपर की साइड का ब्रेकआउट एंटिसिपेट होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 800 के लेवल तक जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा मार्केट से कंफर्टेबल नहीं हूँ दीपांशु। तो आपको बहुत अच्छे लेवल मिल सकते हैं, टाटा केमिकल में भी हो सकता है, या फिर वो टाटा पावर भी हो सकता है, या फिर मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। केमिकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट मेरे हिसाब से 750 वुड बी द बेटर एंट्री इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स पर भी नज़र। इस बीच सर जरा गोल्ड पर एक बार नज़र डाल देते हैं। लगातार इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स तोड़ते हुए आया है गोल्ड, और अभी 44,000 का सपोर्ट भी गोल्ड ने तोड़ा आया। 44 के भी नीचे आ ले लो। चांदी भी गिरी है, गोल्ड भी गिरा है, कुछ तो चल रहा है। बढ़िया है, लेकिन खाली एक ही चीज़ है कि गोल्ड गिर रहा है तो फिर साथ में मार्केट तो बड़ा, इक्विटी मार्केट दोनों साथ में क्यों गिर रहे हैं? बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। हाँ, वही है। 44,400 के नज़दीक आया है गोल्ड MCX पर। ये है आपके लिए गोल्ड की गिरे हुए दाम। चांदी कमज़ोर 1200 रुपये, सोना कमज़ोर 500 रुपये। तेज गिरावट हो रही है, 44,000 के करीब आते हुए दिख रहा है। देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट लेता है या फिर यहाँ से भी आपको और प्रेशर बनेगा, जिस तरह से की सपोर्ट्स टूटे हैं बाजार में। 66,000 पर चांदी भी आ रही है। बंसल जी, गोल्ड पर राय 44,000 होल्ड करते हुए दिखता है या फिर वीकनेस है यहाँ से भी? नहीं दीपांशु, यहाँ पर एक सपोर्ट है और हमारे संदीप जैन साहब ने भी एक दो बार हाईलाइट करा है, और अब अनिल जी भी अपने कुछ गणित से डाटा से बोल रहे हैं, तो 44,000 के अराउंड दीपांशु सपोर्ट है और यहाँ से एक लिमिटेड डाउनसाइड है। नहीं भाई साहब, मैं कोई डेटा से नहीं बोल रहा, मैं गोल्ड का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैं तो खाली वो जो अब तक जिंदगी में सीखा कि कोई भी भाव में गोल्ड और फिर खड़े रहो तो बाद में बढ़ जाता है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। 56-58 कितना हुआ था हाई इसका? 60,000 तक पहुंचा था कितना? बंसल जी कहाँ तक पहुंचा था ऊपर में? लाइफ टाइम हाई कितना है गोल्ड का? गोल्ड अनिल जी अभी तो काफी ऊपर गया था, 55,000 के आसपास तक गया था अनिल जी। 55 से तो ऊपर गया था काफी। 55 सुमित जी है ना? अरे सुमित जी तो उसको सब ध्यान रहता है। सुमित जी गोल्ड का हाई बताओ। अनिल जी ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्शन आ गया है, और इसका नहीं, अरे भाई साहब आज का नहीं, अभी तक लाइफ में अभी तक हाई क्या बना है वो वाला बताओ। अनिल जी एग्जिट जो हाई लगा है गोल्ड का वो करीब 56,191 का है। हाँ 56 है। 56,191। हाँ तो 56,000 वाला 44,000 हो गया। कितना? 12,000 नीचे। 12,000 का मतलब कितना हुआ? करीबन 20-22% नीचे जी। ठीक है, अब SIP कर लो, जिसको लेने ही है तो उसकी क्या है, तो आगे पीछे तो भाव आ ही जाते हैं सब चीज़ों के, और गोल्ड के तो आते ही आते हैं। विश्वेश जी कुछ कहना चाहते हैं? विश्वेश जी गोल्ड पे या फिर बिगुल? गोल्ड पे अनिल जी, गोल्ड बोलो। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है इनफैक्ट बोलने से पहले विशेष जी अटके, तो चलिए थोड़ी देर में विशेष जी से संपर्क करते हैं। तब तक स्टॉक्स बैन में आने और जाने के लिए तैयार है, क्योंकि देखो मार्केट में इतना एक्शन है तो कुछ तो बाहर आएंगे, कुछ अंदर भी जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं बैन से बेनिफिट। बताएं सर।
सॉरी देवांशी है ना देवांशी आप बताएंगे ना आज तो। हाँ बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में से बाहर आने, पहले बाहर वाला बताओ। स्लाइड चांसेस है आज भी जो बाहर जा सकता है। किसका? बैंक ऑफ बरोड़ा। स्लाइड क्यों? 80.5% मार्केट वाइड पोजीशन है। आधा परसेंट और नीचे होना है। 80 से नीचे तो 79.5 1% अगर मतलब 80 से कुछ भी नीचे हुआ तो आ जाएगा ना बाहर। हाँ। और एक बार जिसने पोजीशन काट ली वो तो नहीं तो बना नहीं सकता बैन में जब तक है। तो नहीं बना सकते। ओके तो बैंक ऑफ बड़ौदा एकदम बॉर्डर पे। हाँ। आ गया तो आ गया, नहीं 79.5 हो गई क्या पोजीशन ऑलरेडी? ऑलमोस्ट 80 है, मैं वापस से एक बार चेक करती हूं। ठीक कोई नहीं। तो मतलब 80 के नीचे तो समझ लो कि निकल गया, अब वापस बढ़ नहीं सकती। तो 80% चांसेस है कि बैंक ऑफ बड़ौदा निकल जाए। 80% पे पोजीशन है और 80% चांस है कि बैंक से बाहर निकला जाए। ओके, और एंट्री किसकी होगी? BHL। इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा मार्केट वाइड पोजीशन आज अगर बनी है तो BHL की बनी है, 100% से भी ज्यादा, 101%। BHL तो ये पक्का बैन में आएगा। BHL में कुछ तो हो रहा है बढ़िया, इंटरेस्टिंग है, बैन में आ जाएगा, होगा ये 70 रुपये हमारा टारगेट। आपने तो कहा है सर आएगा, पक्का आएगा। 30 रुपये से हम बोले 60-70 के टारगेट। अब मेरे को बहुत मन कर रहा है एक चीज़ का, टारगेट रिवाइज करूँ। कर दो सर, डिलीवरी में तो कर ही सकते हैं। थोड़ा ऊपर आने दो 60 के ऊपर, फिर रिवाइज करेंगे। एक बार 60 तक तो पहुंचे, आज अच्छा करेक्शन हुआ है लेकिन आप बैन में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात दीप क्या है, 50 रुपये वाला शेयर है ना, लोग आराम से डिलीवरी ले सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, लोगों को लगता है अरे कौन डिलीवरी ले, मतलब ये आप 1500 रुपये वाला BML बोल कोई नहीं लेगा, मैं बता रहा हूँ। सबको दिन में करके निकल जाना है, लेकिन भेल आदमी डेली लेके शांति से रहेगा और शांति से लेके खड़ा रहेगा तो पैसा बन जाएगा। 70 में बिकेगा, आराम से बस खड़े रहो। रोज का 2-5% ऊपर नीचे वो देखना नहीं। जय तैयार है जैकपॉट के साथ। बताएं जय। जी कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बाजार के साथ करेक्शन आ सकता है। उसमें से है सिप्ला, उसका 800 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए, जो करीब अभी 14.35 पे ट्रेड कर रहा है। 14.35 पे भी खरीदे। इसमें जो फर्स्ट टारगेट इसका बनकर आ रहा है दैट कम्स टू 19.5, सेकंड टारगेट इसका बनेगा 23 का, 23 का एग्जैक्ट। सो 19.5, 23 ये दो टारगेट्स के लिए सिप्ला का 800 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है। ऑन द डाउन साइड इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 11 रुपये 15 पैसे का। क्लियरली एक बेरिश ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका लास्ट लेग ऊपर की तरफ खत्म हुआ है। इंडिकेटर्स में एक सेल क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक ब्रेक डाउन देखने मिलेगा और सिप्ला करीब हमें 795 790 तक के लेवल्स दिखा सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये है आपके लिए सिप्ला पर 800 का पुट खरीदने की राय। 2 पुट कॉल्स आ चुके हैं जय की तरफ से, एक इंडेक्स पर और अब एक सिप्ला पर। ये व्यू बनता हुआ थोड़ा बाजार में रोटेशन चल रहा है। एक स्पेस जहां पर एक्शन रहा है खबरों के दम पर भी, और इसके अलावा भी मार्केट का जो फोकस है वो बढ़ते जा रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स इन पर्टिकुलर नजर रखिए, पर पूरे रियल एस्टेट की बात करें तो बाजार का एक्शन वहां पर रहा है। क्या खबर है प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए, ये बताने के लिए तैयार है मानसी बताएं क्या चल रहा है इस काउंटर में। जी बिल्कुल दीपांशु, देखिए प्रेस्टीज एस्टेट फोकस में इसलिए है क्योंकि ब्लैकस्टोन ग्रुप के साथ करार का फेज 1 जो है पूरा कर लिया गया है और इसकी वैल्यू जो है 7,467 करोड़ है। फेज 2 जो कि 2 फेजेस में ब्लैकस्टोन के साथ इन्होंने करार किया स्टेक सेल के लिए, फेज 2 भी अगली तिमाही तक पूरा होने की संभावना है। ब्लैकस्टोन ग्रुप के साथ कुल 9,160 करोड़ का करार इन्होंने किया है, जिसमें से 7,467 करोड़ का फेज 1 का करार पूरा होता हुआ दिखा है। इससे फायदा सबसे बड़ा प्रेस्टीज एस्टेट को क्या होगा, नेट कर्ज 8,500 करोड़ से कम होकर 1,900 करोड़ होने का अनुमान है, क्योंकि स्टेक सेल से जो पैसा मिलता हुआ दिखेगा उसे कंस्ट्रक्शन साथ ही अपने कर्ज कम करने में कंपनी इस्तेमाल करेगी। कंपनी के पास 4 करोड़ वर्ग फुट की मजबूत डेवलपमेंट पाइपलाइन भी है और रिटेल पोर्टफोलियो की अगर बात करें 4 से 5 साल में 3,000 करोड़ की रेंटल आय का अनुमान लगा रहे हैं। अब ये करार जिसकी हम बात करें, असल में ये करार क्या है, ब्लैकस्टोन के साथ डेवलपमेंट का करार इन्होंने किया है। ब्लैकस्टोन एक बड़ा निवेशक है जिसके साथ डेवलपमेंट का करार प्रेस्टीज एस्टेट ने किया। 6 तैयार प्रोजेक्ट्स में हिस्सा बिक्री को लेकर ये करार है। 50% अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हिस्सा बेचने की डील है और साथ ही 9 शॉपिंग मॉल्स में 85% हिस्सा बेचने का भी इस डील में करार किया गया है। डील के फेज 1 में क्या कुछ होगा, 12 असेट्स को बेचने का करार है जो कि पूरा होता हुआ दिखा है। रिटेल, ऑफिस और होटल्स असेट जो हैं उन्हें बेचे गए हैं और आय का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, ग्रोथ और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला है। प्रेस्टीज एस्टेट पर CLSA की एक रिपोर्ट भी आई है। खरीदारी की राय
इन्होंने बरकरार रखी। लक्ष्य 340 से बढ़ाकर 360 के कर दिए हैं और मजबूत बैलेंस शीट के चलते री रेटिंग भी मुमकिन है। ओके, तो प्रेस्टीज एसेट्स नजर रखिए, ये है काउंटर और खबरों के दम पर एक्शन है और आज वीक बाजार में भी होल्ड आउट कर रहा है। पर आइए, कुछ ही मिनट बाकी है इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। तो थोड़ा निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स संभले थे, बट हल्की से गिरावट दिखा रहे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स में तो प्रेशर और बड़ा है। 1.5% नीचे थे थोड़ी देर पहले, अब 0.25% नीचे आ गए। तो कोई मतलब ही नहीं है। पर वो बॉन्ड यील्ड का थोड़ा कितना दबाव बन रहा है। 1.60 के ऊपर 61 जा रहा है थोड़ा। डीप इनसे ज़्यादा हम अपनी वजह से ही गिर रहे हैं। अच्छा, वो एफआईएस का सेलिंग ही है, स्क्रीन पे सेलिंग है, लेकिन ठीक है, सपोर्ट के नीचे बंद हो रहे हैं। देखो भाई, ऐसा सिंपल है कि बेचने का तो लेवल है नहीं और खरीदने की हिम्मत है नहीं। सही बात है सर। एक छुट्टी पहले मिली, 2 आगे मिल रही है। ये बीच वाले दिन में जो सैंडविच बना है, अच्छा किसी हमारा एक और दर्शक उन्होंने अभी भेजा था, ये फ्राइडे है या फ्राइडे मतलब हम फ्राई हो गए, ऐसा हाल है। बात तो सही लिखे हुए, तो इसलिए कुछ मत करो, आराम से देखो, मंडे जाने दे। आशीष जी कितना मजा आता है ये फ्राई होने के नाम से, देखिए तो आशीष सारे फ्राइडे वाला मामला हो गया आज मतलब तले गए हैं। अब हो गया, कोई दिन होता है ऐसा कि कुछ नहीं कर सकते, तो हो गया, ठीक है। अब इसलिए मेरा ये मानना है कि 14,875 14,950 हमारा सपोर्ट जो है उसके आसपास, तो सोमवार को देखेंगे इस रेंज में मिलेगा तो खरीदेंगे। 15,175 15,250 ऊपर की रेंज है 75 पॉइंट की, जहाँ बेचना है। तो 15,000 के ऊपर बेचने तब तक अभी तक ट्रेंड में बदलाव नहीं है। बंद 15,000 के ऊपर हो जाएंगे तो फिर हमने कुछ नहीं करना है, शांति से जो पोजीशन है उसको संभालिए अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जितना आप संभाल सकते हो ना, बाकी कुछ मत करिए, शांति से बैठिए, ठीक है। और 34,800 के नीचे बंद होगा अगर बैंक निफ्टी, तो बहुत खराब हो जाएगी। शायद मेरे ख्याल से विश्वेश जी भी 34,800 ही बोल रहे थे। विश्वेश जी, आप भी 34,800 ही बोल रहे थे ना? ओके, बिल्कुल। तो थोड़ा नज़र रखिए, अपने रिस्क के हिसाब से पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करिए। वैसे अगर आप देखें तो दोनों तरफ का मूड माहौल है इस समय, बट डेफिनेटली सपोर्ट्स के थोड़ा नीचे आज बाजार बंद हो रहे हैं, जिस हिसाब से हम सुबह बात कर रहे थे उसके थोड़ा नीचे ही बंद हो रहे हैं। पर अभी भी रिकवरी आप कुछ स्टॉक्स में आते हुए देख रहे हैं। वेदांता, जिस पर अनिल जी आपने खरीदारी की राय दी थी, अच्छी रिकवरी, वो काउंटर आपको दिखाते हुए दिख रहा है और 15,000 क्लोजिंग पर एटलीस्ट होल्ड करने की कोशिश बाजार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है जहाँ तक आज के एक्शन की सवाल है। एक व्यू मेरे को HPCL पर भी लेना था सुमित जी से। सुमित जी, HPCL पर नजर डालें। BPCL, IOC दोनों इंटरिम डिविडेंड पर अगले हफ्ते मिलने वाले हैं। HPCL पर हमने देखा वेडनेसडे के दिन एक तगड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी और होल्ड आउट करा है, हालांकि एकदम फ्लैट क्लोज कर रहा है। HPCL के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? स्टॉक एकदम सुस्त ट्रेड कर रहा है आज, लेकिन स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 238 और 235 के आसपास का है। तो ये लेवल्स जब तक नहीं टूटेंगे तब तक HPCL में भी पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 244 245 के आसपास है। ये लेवल्स एक बार ब्रेक होते हैं और इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर HPCL में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो मेरे को लगता है पोजीशंस होल्ड करके चले, एक मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। ओके, ठीक है, पोजीशन है तो होल्ड करके चले, कोई चिंता न करें। आइए, विश्वेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। विश्वेश जी, उस समय आप गोल्ड पे कुछ बोल रहे थे, एकदम आपकी आवाज़ बंद हो गई थी, तो अब बताइए सर क्या कह रहे थे उस वक्त? क्या लगता है उस वक्त मेरे ख्याल से मैंने बंसल जी ने, जहां तक मुझे याद है, गोल्ड पे नेगेटिव व्यू दिया था और जिस हिसाब से अनिल जी गोल्ड जा रहा है, मुझे लग रहा है गोल्ड इंडियन रुपीज में 38,000 की ओर भी आ सकता है। लॉजिक काफी सिंपल है अनिल जी कि बहुत मेजर लॉन्ग टर्म साइकिल गोल्ड में खत्म हो चुका है, तो प्राइसेस ओवरसोल्ड है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन मुझे लग रहा है गोल्ड का जो करेक्शन है वो यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है। और जहां तक शॉर्ट टर्म में बात है, मुझे लगता है जब तक गोल्ड गिर रहा है तब तक मुझे नहीं लगता है कि अनिल जी यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट रुकेगा। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन आता रहेगा, लेकिन गोल्ड टू इक्विटी रेशियो इज इंडिकेटिंग दैट गोल्ड हैज अ फर्दर डाउनसाइड in a very near term, at least in a 1 to 2 month point of view. ओके, तो विश्वेश जी की बड़ी बेरिश कॉल आती हुई गोल्ड पर, देखते हैं क्या ये लेवल्स आते हैं कि नहीं। पर 38,000 ज़्यादा नहीं है, हमें तो लगा 44,000 पर ही होल्ड कर लेगा सर, तो 38,000 पर जा रहे हैं। विश्वेश जी 38,000 अनिल जी, उसके 2-3 रीजंस है। पहला रीजन मत बताओ, खाली लेवल से हम तो रीजन सुनने की तो हिम्मत ही नहीं बची।
लेवल में हमारी तो हालत खराब है, रीजन कहाँ से सुने अभी 38,000। ठीक है अनिल जी, जो लास्ट लेग था मार्च 2020 से वो अनिल जी से शुरू हुआ था, तो अगर ये सुपर साइकिल लेवल का कुछ करता है। आशीष जी आशीष जी बोलिए। खत्म अनिल जी विश्वेश से सिल्वर का भी पूछ लीजिए। अगर आपको ध्यान हो पिछले दिनों, मतलब यही मेरा एक आर्गुमेंट कहीं हुआ था कि सिल्वर में सब तेजी में थे, तो मैं कहता अगर गोल्ड नीचे जाएगा तो सिल्वर अलग से कैसे चला जाएगा, रीजन कुछ भी हो। आई थिंक उस कॉन्वर्सेशन का सुमित जी भी पार्ट थे। हाँ। तो मुझे जरा विश्वेश से सिल्वर के बारे में बता दीजिए। तो अनिल जी मेरा वो तब भी ये था कि गोल्ड नीचे जाएगा सिल्वर अलग से हो जाए, ऐसा मैं मानने को तैयार ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो दिन है और आज का दिन अनिल जी सिल्वर की बातचीत ही सबने बंद कर दी, तो जरा विश्वेश से सिल्वर का भी पूछ दीजिए। ये तो मुझे भी याद है, हाँ आपने बोला था उस समय, हाँ बात करेक्ट आपने बोला था, मुझे ध्यान आ रहा है। विश्वेश जी सिल्वर पे जवाब दो अब आप। अनिल जी देखिए, सिल्वर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, लेकिन अगर सिल्वर की बात करें तो इसका जो बेस लेवल है वो 28 सितंबर के आसपास है, विच इज समवेयर अराउंड 56,000। तो मुझे लगता है कि अगर सिल्वर बीइंग अ इंडस्ट्रियल कमोडिटी, करेक्शन जो होगा वो शैलो होगा, लेकिन मुझे लग रहा है 70,000 के आसपास में ह्यूज सप्लाई है इन इंडियन रुपीज, एंड हमारा रुपी वीक हो रहा है, और जियोपॉलिटिकल इश्यूज को अगर आप साइड ऑफ करते हो, समवेयर आई एम सीइंग अ रिस्क ऑफ इन द ग्लोबल मार्केट। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज अ प्रीशियस मेटल करेक्टिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर का बेस लेवल शुड बी 60,000 56,000, whereas the gold has a major decline, क्योंकि गोल्ड का मार्च 20 से जो बुल रन शुरू हुआ था वहां तक अगर जाता है तो दैट लेवल इज समवेयर अराउंड 38,000। तो ये है आपके लिए राय। गिरावट भारी वाली आ सकती है इस समय गोल्ड और सिल्वर पर मार्केट का एक्शन दमदार शुरुआत के बाद 1% नीचे बंद हो रहा है। निफ्टी 150 पॉइंट नीचे 15,000 का लेवल होल्ड करते हुए क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। 35,500 के थोड़ा नीचे बैंक निफ्टी 500 पॉइंट की गिरावट। दिन के स्तरों से देखें तो 1000 पॉइंट से ज्यादा फिसला है, और सेंसेक्स पर भी देखें तो 500 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है 50,750 के पास। डन फॉर द डे, खत्म। बहुत मुश्किल से 3:30 बजी है। पहले ऐसा लग रहा था 9:15 नहीं बज रही, छुट्टी क्यों आ गई, अब लग रहा है 3:30 कब बजेगी। मॉर्निंग में मंडे वाली फीलिंग थी, अभी कौन सी फीलिंग? अरे ये भाई, बताइए। ये रेंट वाली फीलिंग है, 31 मार्च वाली है, जब मतलब आदमी पूरे साल काम करके थक जाता है और फिर उसके बाद उसको उम्मीद ना हो कि अच्छा अप्रेजल होगा, सैलरी बढ़ेगी, वैसी वाली फीलिंग है। हिंट तो नहीं दे रहे ना? ना सवाल ही नहीं, आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मतलब फीलिंग वाला आपने रिलेशन बताया इसलिए कि भाई मतलब पूरे साल भर काम करो, 31 मार्च को ऐसा हो रहा है, तो वो वैसा थैंक गॉड बंद हुआ 3:30 बजे। ओहो, मतलब पूरा रिवर्स ही हो गया, पूरा रिवर्स, पूरा मूड माहौल ही बदल गया सर। ठीक है, तो प्रोविजनल क्लोजिंग रख देते हैं आपके सामने, और क्या अब जो हो गया वो हो गया। 15,022 है प्रोविजनल क्लोजिंग, निफ्टी की 152 अंक नीचे है, और बैंक निफ्टी आपका हो गया 35,454 पे 484 अंक नीचे, जितना ऊपर था उतना ही नीचे बंद हुआ है, और सेंसेक्स भी 500 अंक करीबन नीचे बंद हुआ है। चलो ठीक है, ये तो हो गया बंद। अब आइए शाम के शो के बारे में बात करते हैं। आज वो रह गया एक्चुअली, बोला भी था, किसने रिक्वेस्ट की थी मस्ती की पाठशाला की, मस्ती की पाठशाला की किसने रिक्वेस्ट की थी आप में से कि शुक्रवार को मस्ती की पाठशाला कर ली जाए, या बुधवार को? कुणाल जी, विश्वेश जी। हाँ, ऐसा टीवी पे दिखने के लिए, बोलने के लिए, सबकी सहानुभूति लेने के लिए तो आप बोल देते हो मस्ती की पाठशाला की जाए। मैंने बोला था आप अपने टॉपिक भेजो, टॉपिक किसी ने नहीं भेजा, काम किसी को करना नहीं है, खाली ऑर्डर मारना है, मस्ती की पाठशाला कर लो। न विश्वेश जी आपने भेजा, न कुणाल जी आपने भेजा, कैसे कर ले, बोलिए? विशेष जी ने इतनी मासूमियत से कहा तो मेरा डांटने का मन ही खत्म हो गया। जी कुणाल जी ऐसे मानने को तैयार नहीं, एक्सप्लेनेशन दे के रहेंगे। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आपने दर्शकों को कहा था अनिल जी हमारे टॉपिक भी आ रहे हैं, आपने अगले हफ्ते करेंगे अनिल जी। अगले हफ्ते के लिए अभी तो देखो घोड़ा छाया में बांध दिया है इन्होंने। बहुत सही, चलिए अच्छा टॉपिक आया, अगले हफ्ते फिर से करेंगे, लेकिन फिलहाल आज जो करने वाले वो मैं बता दूं। खाने के तेल के दाम बेकाबू हो चुके हैं, वैसे जितना तेल कम यूज़ करे उतना ही बढ़िया है। एक तो महंगा भी है, बाकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो लगातार एक के बाद एक नए ऐतिहासिक स्तर आ रहे हैं, खाने के तेल के दामों में देखने को मिले, इतनी तेजी हो रही है। कब तक ये खाने के तेल के दाम महंगे रहेंगे, कब इनसे राहत मिलेगी, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इस पर हमारी खास पेशकश है। हर शुक्रवार को आपको पता है 4:30 बजे कमोडिटी बाजार का बड़ा स्पेशल शो होता है, तेजी बेलगाम
कब घटेंगे दाम, ये है तेल का हाल। तो ये शो मिस मत कीजिएगा। हम जिस कोरोना को मान रहे थे कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब उसने यू टर्न ले लिया है। यहाँ सही सुन रहे हैं आप, यू टर्न ले लिया। बीते 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के करीब 23,300 मामले, 23,000। बड़ा फिगर है सर, बड़ा फिगर आ रहा है। अकेले महाराष्ट्र में 14,000 से ज़्यादा है। 23,000 में से 14,000, 50% ज़्यादा इधर ही है। अब लगभग 2 लाख मामले एक्टिव हो गए हैं। महाराष्ट्र में 1,06,000 एक्टिव है, 50% महाराष्ट्र में। राज्य सरकार भले कुछ जिलों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा रही है, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ी रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? महाराष्ट्र में कोरोना के दोबारा इतनी तेज़ रफ्तार पकड़ने के पीछे कारण क्या है, और क्या इससे दूसरे राज्यों को और महाराष्ट्र वालों को खुद को भी कुछ सीखना चाहिए? आज आपकी खबर, आपका फ़ायदा में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान होंगे हमारे साथ। एक तो बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर होंगे सुरेश काकानी साहब, ICMR के नेशनल टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा साहब होंगे, और महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर शशांक जोशी साहब होंगे। आप भी चाहते हैं कोई सवाल पूछना, या आप अपनी सुझाव देना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, जो आपका मन करे यूज़ करें इस हैशटैग का, हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा। सवाल लिख के भेजिए, हम आपके सवालों को, आपके सुझावों को कार्यक्रम में करेंगे शामिल। और आज का जो टॉपिक है, महाराष्ट्र में हाहाकार बाकी होशियार। बाजार में हाहाकार, बाकी मार्केट होशियार। ग्लोबल वाले, हमारे मार्केट में हाहाकार, बाकी मार्केट होशियार। ओके, और आज रात 8 बजे यानी कि 7:56 हमारी खास पेशकश इंडिया 360। इस कार्यक्रम में आपको मिलते हैं पॉलिटिक्स से लेकर बाजार से लेकर इंटरनेशनल खबरों का 360 डिग्री व्यू। और आज की कवर स्टोरी पर हम बात करेंगे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के एक इंटरेस्टिंग फैसले की। फैसला ये है कि इंजीनियरिंग करने के लिए अब मैथ्स और फिजिक्स जरूरी नहीं। हाँ, ये कैसे होगा सर? ये कैसे होगा? एक मिनट, अपने पैनल पे कौन इंजीनियर है जरा पूछ लेते हैं एक बार। इंजीनियरिंग करने के लिए अब मैथ्स और फिजिक्स ज़रूरी नहीं है। ओके, यानी कि 12वीं क्लास में अगर सब्जेक्ट आपके मैथ्स और फिजिकल नहीं है, तब भी आप BE या BTech कर सकते हैं। इसका विश्लेषण कर गया किसी ने किया है? इंजीनियरिंग किसने किया आप में से? सब फाइनेंस वाले हैं सर। किसी ने भी नहीं? अनिल जी आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये मजा आ गया आज। ये हाजिर जवाबी एकदम गजब। मैथ्स और फिजिक्स नहीं, अब तो मैं भी कर सकता हूँ। बहुत एक डिग्री और हो जाएगी, है ना? नहीं मैं नहीं लेकिन आपके लिए, मेरे को तो मैथ्स शुरू से पसंद। मैं फालतू में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मैथ्स में तो मेरे हमेशा पूरे से पूरे नंबर आए, बट फिजिक्स ना फिजिक्स कभी आई नहीं। फिजिक्स का तो हमारा बहुत टाइम बाद पता चला कि किडनी किधर होती है, लीवर किधर होता है। बहुत कंफ्यूजन रहता था पहले तो। अब तो हाँ, मतलब फिजिक्स चाहिए तो वो फिजिक्स और बायोलॉजी में भी चक्कर है, वो भी क्लियर पता नहीं है। तो इसलिए ये साइंस वाला मामला थोड़ा गड़बड़ है अपना, लेकिन मैथ्स वैथ्स में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका तो विश्लेषण हो गई, लेकिन इसके साथ ही हम बात करेंगे क्वाड समिट की, जिसमें शामिल होंगे PM मोदी समेत दुनिया के दिग्गज लीडर। और चीन के खिलाफ बन सकती है एक इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग रणनीति सारे देशों की। इसके अलावा भी ढेर सारी खास खबरें होंगी। हैशटैग जी इंडिया 360 पर अपनी राय और सलाह देना मत भूलें। रात 7:26 पर इंडिया 360 पर। और अच्छा, एक चीज़ ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही, पहले तो हमारे सभी दर्शकों को एक बड़ा धन्यवाद, बिग थैंक यू जी। क्योंकि पिछले हफ्ते जो हमने शनिवार के दिन दोपहर 12 बजे जो हमने शो लॉन्च किया था वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन का, बात दुनिया की, ओहो हो क्या गजब का रेस्पॉन्स और प्यार आया लोगों को। जिन्होंने देखा, जिन्होंने नहीं देखा, प्लीज़ पिछले हफ्ते का तो देखिए, इस हफ्ते का भी देखिए। लोगों को मज़ा आ गया, बोले ऐसा शो इस तरह का हमने देखा ही नहीं, कि किस तरह से आपको ग्लोबल पूरी न्यूज़ एक साथ एक जगह आपको मिल रही है। सोशल मीडिया पे आपने ज़बरदस्त रेस्पॉन्स दिया, आपने फीडबैक दिया है। हम उन फीडबैक को इस शो में आज कल जो शो आएगा उसमें शामिल भी करेंगे। तो कल का शो आपका पिछले हफ्ते में आपको जो पसंद आया उससे बेहतर होगा, ये मान के चला। और हमारी टीम बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही है। संजीव सिन्हा और प्रशांत पांडे दोनों मिलकर जो बना रहे हैं अमरिंदर सिंह के साथ, ये शो तगड़ा शो बना रहे हैं। तो बहुत बढ़िया शो है, आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। कल दोपहर 12 बजे, 11:56 पे शुरू हो जाएगा, 4 मिनट का निकल जाएगा, 11:56 पे लग जाना। हाँ, तो और अगर आपको लग रहा है कि कल क्या होगा, थोड़ी सी एक झलक देख लीजिए। ब्रिटेन के शाही परिवार पर कैसे एक झुमका पड़ा भारी।
भारत को भेदने का चीन का क्या है बुलेट प्लान? भारत बना रहा है कौन सी नई दूरबीन जो पड़ोसियों की हर हरकत पर रखेगी नजर? कहां अपने पार्टनर को छोड़ मशीन से दिल लगी निभा रहे हैं लोग? और ब्रिटिश अवार्ड में कैसे बढ़ी इस आदर्श चेहरे की चमक? देखिए बात दुनिया की, शनिवार दोपहर 11:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग। सारी स्टोरी एकदम इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त। एक भी ऐसी नहीं जो सुनी और देखी हुई है। बिल्कुल मजा आएगा देखने में, गजब, बहुत बढ़िया सिलेक्शन ऑफ स्टोरी, एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू बढ़िया कंटेंट है। ज़रूर देखिए, मिस मत करिएगा। और देखने के बाद आप है ना मुझे टैग करिए और मुझे बताइए क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा और क्या देखना चाहते हैं। तो कल का शो बिल्कुल पक्के से देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए। जहाँ पे आपको और कुछ चीज़ें मिसिंग है और आपको लगता है कि ये होनी चाहिए, हम ज़रूर उसमें सुधार करेंगे। आपको जो पसंद दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। चलिए, तो ये हो गया आज का कार्यक्रम इस हफ्ते। हाँ, आज का नहीं, इस हफ्ते का पूरा कार्यक्रम संपन्न। थैंक गॉड। कल ऐसा लग रहा था छुट्टी क्यों है, आज लग रहा है कि अच्छा है छुट्टी है। कल आज भी हो जाती है, आज भी होती तो बढ़िया था, बट नहीं आज नहीं। हाँ ठीक है, जो हुआ जो थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ ही मंडे को खुलते सर। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन ये तो जिस तरह से वैसे मंडे भेज देते। बट ठीक है, चलिए जो हुआ जो बढ़िया हुआ, अब मंडे की मंडे देखेंगे। फिलहाल विदा लेंगे। आशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सर मंडे भी हैं शो पे आप? नहीं अनिल जी, मंडे को मेरा पूना ट्रेवल है। ओके। तो अनलेस पूना में लॉकडाउन हो गया तो बात अलग है, तो बिल्कुल शो पे होऊंगा, नहीं तो पूना ट्रेवल है अनिल जी। अब हम तो फंसी गए। हम ये भी नहीं बोलते कि पूना में लॉकडाउन हो जाए ताकि आप न जा पाए। और ऐसा बोल सोचे तो पूना वालों का किरण जी का क्या होगा? किरण जी और पूना वाले नाराज हो जाएंगे कि लॉकडाउन हो जाए, आशु जी ना जा पाए, तो पूना वाले नाराज हो जाएंगे और आप रुक गए तो शो करेंगे। हम तो दोनों तरफ से फंस गए। जी किरण जी कुछ करें। जी किरण जी। अनिल जी इधर आ जाना चाहिए हमारे स्टूडियो में, इधर से शो कर सकते हैं। अरे करवाना नहीं है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप समझ ही नहीं रहे बात को। इसलिए तो पूछा है। तो बचा कुछ आइडिया और किरण जी ने दे दिया, इन्विटेशन दे दिया। जी जय कुछ बोल रहे हैं। जी जय बोलिए, जय बोलिए। अनिल जी, आशु जी एक बार पूना पहुंच जाए, पूना पहुंचने के बाद किरण जी उन्हें लॉकडाउन कर सकते हैं। ये मेरे किरण जी 14 दिन 28 दिन जितना आपका मन करे उतना क्वारंटाइन करिए, लेकिन खातिरदारी करिएगा अच्छे से। मतलब कहीं कोई आपके आतिथ्य में कोर कसर ना रहे। खिलाइए पिलाइए, एकदम ऐसा कर दीजिए कि उनका शो करने का और वापस आने का मन ना करे। चलिए, तो ये है आपके लिए वीकेंड का प्लान। आशीष सर शुक्रिया आपका। किरण जी, जय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, बंसल जी और कुणाल जी और वागले साहब का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सोमवार को आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीप को दीजिए इजाज़त।